देखो, पहला बात तो पॉलिनोमियल हम लोग बोलते किसको हैं? मतलब पॉलिनोमियल के बारे में बहुत सारा बेसिक आइडिया हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक में, फिर हम लोग आएँगे इसके टॉपिक जो बड़े थ्योरीज़ हैं, जहाँ पर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, उसमें आएँगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल का बेसिक्स मतलब है क्या? पॉलिनोमियल हम लोग बोलते किस चीज़ को है? पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहले ये समझो। ये क्या है? एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। सर एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है? इक्वेशन मतलब आते हैं, पहले एक्सप्रेशन बोलते हैं। सपोज मैं तुमको बोल रहा हूँ कि बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं कि चलो तुम दो जन दोस्त हो, एक जन के पास कुछ अमाउंट ऑफ पैसे हैं, दूसरे जन के पास उससे 10 रुपया ज़्यादा है। सपोज दो दोस्त हैं ए और बी, ए के पास जितना भी रुपया है बी के पास उससे 10 रुपया ज़्यादा है। तो हम लोग अगर ए का पैसा का मतलब ए के पास कितना पैसा है उसको अगर एक्स पकड़ ले तो बी के पास कितना पैसा होगा, इस हिसाब से x+10 होना चाहिए। तो ये देखो एक सिर्फ एक्सप्रेशन है, x+10 रुपी। अगर मैं मतलब यूनिट देके ही लिखूँ कि एक्स रुपीज़ है ए के पास और बी के पास फिर उस हिसाब से रहना चाहिए x+10 रुपीज़। तो बी के पास कितना पैसा है उसका एक एक्सप्रेशन है x+10, जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि उसके पास कितना पैसा है। हमको एग्जैक्ट टर्म नहीं पता क्योंकि हमें ए का भी तो एग्जैक्ट कितना पैसा है ए के पास वो तो नहीं पता। अगर ए के पास 20 रुपया है तो बी के पास 30 रुपया होगा। अगर ए के पास 200 रुपया है तो इसके पास कितना होगा? 210 रुपया होगा। मतलब जितना भी पैसा ए के पास है बी के पास उससे 10 रुपया ज़्यादा है। तो हमको ये आइडिया अगर स्टेटमेंट में ना लिख के मैथमेटिकली लिखना है तो हम लोग ऐसे एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं कि भाई चलो ए के पास एक्स है तो उस हिसाब से बी के पास x+10 रुपी होना चाहिए। तो हम लोग सिर्फ इन दोनों लाइन को देख के इस स्टेटमेंट का आइडिया लगा सकते हैं। अगर कहीं पर हमें स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग इस दोनों चीज़ को देख के बोल सकते हैं कि हाँ भाई अच्छा ए के पास x है और बी के पास x+10, मतलब इतना से पता चल रहा है मुझे कि बी के पास 10 रुपया ज़्यादा है। ए के पास कितना है मुझे नहीं पता चला, लेकिन जितना भी होगा बी के पास कितने पैसे है वो निकालने के लिए हम लोग उसमें जस्ट 10 को ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा गिवन कंडीशन वही बोल रहा है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, जहाँ पर हम लोग कोई एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। अभी इक्वेशन क्या होगा? जब ये एक्सप्रेशन के साथ इक्वेशन टर्म देखो कहाँ से आया, इक्वेशन टर्म इक्वल साइन से आया। तो अगर मुझे बोल दिया जाए कि चलो बी के पास सपोज 50 रुपया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर बी का जो वैल्यू हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर एक्सप्रेशन में दैट इज इक्वल टू 50। इक्वल टू क्यों लिखे हम लोग यहाँ पर? इक्वल टू लिखने का मतलब है क्योंकि हमको बोल दिया गया कंडीशन में कि भाई बी के पास 50 रुपया है, तो हम लोग बी का जो एक्सप्रेशन है, बी के पास कितना पैसा है उसको इक्वेट कर सकते हैं इक्वल साइन दे के। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर इक्वल आएगा। पॉलिनोमियल क्या है सर? पॉलिनोमियल इज समथिंग ऑफ दिस कैटेगरी, एक्सप्रेशन है ये। पॉलिनोमियल को हम लोग एज एन एक्सप्रेशन स्टडी करेंगे। इक्वेशन भी बन सकता है, तुम उसको इक्वल टू समथिंग लगा सकते हो। तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन में अगर बोला गया है कि कोई एक एक्सप्रेशन का वैल्यू 100 से इक्वल है, तुम उस एक्सप्रेशन इक्वल टू 100 कर दो। मतलब इक्वल टू कोई एक वैल्यू अगर आ गया मतलब वो इक्वेशन बन गया, इक्वल टू आया मतलब इक्वेशन बन गया, अगर इक्वल टू नहीं है मतलब वो क्या है? एक्सप्रेशन। सिंपल सा बात है। अभी इसको समझाने के लिए हम लोगों ने बहुत टर्म्स देखे, हम लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े थे इसको लेके कि एक्सप्रेशन अभी टर्म्स उसके अंदर कितने सारे हैं, वेरिएबल कितने यूज़ हुए हैं, ये सब बहुत कुछ चीज़ हमें देखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको एक छोटा सा लिस्ट बताऊं कि क्या क्या हमको देखना होता है, हमको पहले देखना होता है सर उसके अंदर कितने सारे वेरिएबल्स हैं, कि सर वो सिर्फ x से बना है कि उसके अंदर y भी है या z भी है या w कुछ भी है और दूसरा वेरिएबल है, ये देखना होता है। दूसरा देखना होता है उसके टर्म्स के नंबर, कितने सारे टर्म्स हैं। अगर एक टर्म का बना हुआ पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल मोनोमियल का एग्जांपल क्या होगा कि कहीं पर सिर्फ लिखा है 2x, चलो ये एक टर्म हो गया। अगर दो टर्म का एक्सप्रेशन हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, ये भी पढ़े थे हम लोग जूनियर क्लासेस में। बाइनोमियल मतलब एग्जांपल क्या होगा, सपोज 2x+5 ऐसे दे दिया तुमको, ये एक बाइनोमियल है। सिमिलरली अगर कहीं पर 3 टर्म्स है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। उसका कुछ देखने में ऐसा होगा कि सपोज दिया हुआ है तुमको x² + 2x + 5। तो ये हो गया हम लोग सेकंड कैटेगरी, जो हमको टर्म्स का नंबर काउंट करना होता है। अगर एक टर्म रहा तो मोनोमियल, 2 टर्म रहा तो बाइनोमियल, 3 टर्म रहा तो ट्राइनोमियल, ऐसे टेट्रानोमियल चलता रहता है ऐसे। तो जनरली हम लोग पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल देखो नोमियल में ही तो आ रहा है ना, टर्म्स के नंबर में ही आ रहा है। पॉली टर्म का मतलब होता है, जहाँ पर भी हम लोगों ने पॉली देख लिया, पॉली टर्म का मतलब होता है दिस इंडिकेट्स मोर देन 1। मतलब मोनोमियल अगर हुआ जैसा हम लोगों ने अभी देखा तो क्या होता है? एक टर्म होता है, राइट।
तो एक से ज़्यादा जितने भी टर्म्स तुम देखोगे कहीं पर भी, चाहे वो 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, कुछ भी हो, 10, 15, 20 कितने भी टर्म्स हो, वो सब के सब गिरते हैं किसके कैटेगरी में? पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। बस वो बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है। मतलब मोर देन वन अगर टर्म कोई एक्सप्रेशन में आ गया तो उसका नाम हम लोग बोल देंगे कि भाई पॉलिनोमियल। तो ये चैप्टर इस चीज़ के बारे में है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ मोर देन वन टर्म्स। कभी कभी तुमको मोनोमियल का भी न्यूमेरिकल दिख जाएगा, जस्ट बिकॉज इसका हेडिंग पॉलिनोमियल का डज नॉट मीन कि यहाँ पर मोनोमियल का कोई मैथ आएगा ही नहीं, आएगा, कम कम आएगा। मेजॉरिटी ऑफ द मैथ्स आर फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, लाइक मोर देन वन टर्म्स रहेंगे उस पार्ट में, उस एक्सप्रेशन में, ओके। और एक वेरिएबल का आ सकता है, 2 वेरिएबल का भी आ सकता है, अभी सबका अलग अलग न्यूमेरिकल भी रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने पहला 2 टॉपिक का डिस्कस किया कि इस चैप्टर में हमको वेरिएबल कितने हैं वो देखने होते हैं, कि एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स का क्वेश्चन है वो, ये कितने वेरिएबल का एक्सप्रेशन है वो देखना होता है। टर्म्स कितने सारे हैं वो देखना होता है, हम लोगों ने देख लिया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पर देखना होता है, इसमें ही बहुत गलती होता है, वो होता है डिग्री। तो डिग्री क्या है उसको हम लोग जानने से पहले और एक चीज़ मैं पहले बोल दूं कि डिग्री हम लोग जहाँ पर भी जज करेंगे, फिलहाल क्लास 9 का बात कर रहा हूँ, डिग्री हम लोग जहाँ पर भी जज करेंगे, डिग्री जज करते हुए हम लोग एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल देखेंगे। मतलब इसको थोड़ा बोल दूं मैं कि सपोज एक पॉलिनोमियल में ऐसा दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 5। देखो ये पूरा पॉलिनोमियल मतलब ट्राइनोमियल है, मैं बोल रहा हूँ पॉलिनोमियल, एक ही बात, उसका एक कैटेगरी हो गया। तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है? 3 टर्म, और तीनों टर्म में तुम्हें देखो कहीं पर भी x छोड़ के कोई और वेरिएबल नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग नाम देंगे कि चलो दिस इज अ पॉलिनोमियल मेड अप ऑफ x, px ऐसे लिखते हैं हम लोग। p ब्रैकेट के अंदर x क्या इंडिकेट करता है? ब्रैकेट के अंदर का x इंडिकेट करता है कि सर इसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, 4 टर्म, 10 टर्म, 15 टर्म, कितने भी टर्म क्यों ना हो जाए, उसमें सिर्फ x ही रहेगा और कांस्टेंट नंबर रह सकता है, बट वेरिएबल सिर्फ x ही रहेगा। याद रखो, वेरिएबल सिर्फ वही रहेगा जो p के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा रहे कि p ऑफ x, y, मतलब इसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आएगा मुझे पता है उसमें x भी रहेगा, y भी रहेगा। मतलब ऐसा कुछ रह सकता है कि सर x² प्लस 2x y, चलो ले लेते हैं, और प्लस 5y², ऐसा आ सकता है। या कोई और कॉम्बिनेशन का भी आ सकता है, 2 टर्म का भी आ सकता है, बाइनोमियल हो सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि सर p ऑफ x y दिया हुआ है, ये सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है 2xy, ऐसा भी मोनोमियल हो सकता है। लेकिन हमको जब डिग्री जज करना है, हम लोग डिग्री जज करने के लिए फिलहाल सिर्फ ऐसे पॉलिनोमियल्स को देखेंगे जहां पर एक ही वेरिएबल है, मतलब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। हम लोग को यहाँ पर एक साथ 2-3 वेरिएबल का नहीं जज करना है फिलहाल, ओके। तो पहले हम लोग डिग्री का, या डिग्री का बहुत गलती होता है, इसलिए मैं बार बार डिग्री पे इतनी एम्फोसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि डिग्री क्वेश्चन आता है, डिग्री काफ़ी रिपीटेटिवली क्वेश्चन आता है, और इसमें ट्रिक क्वेश्चन करने का बहुत सारा स्कोप है। डिग्री एक ऐसा टॉपिक है, पॉलिनोमियल का डिग्री एक ऐसा एक सब्जेक्ट है इस चैप्टर के अंदर जिसको लेके ट्रिक करने का बहुत सारा तरीका है। तो इसमें बहुत सारे ट्रिक क्वेश्चन आने का चांसेस रहते हैं। दैट इज़ वाई ये बात को एम्फोसाइज करना बहुत ज़रूरी है कि डिग्री को हम लोग कैसे देखते हैं। तो ईजी है, कुछ कुछ चीज़ें हमको याद रखना पड़ता है, बट बहुत ईजी। डिग्री क्या होता है, मैं अगर सिंपल टर्म में तुम्हें एक वर्ड में समझाऊं, अगर वन वेरिएबल का बात करें, बार बार याद रखो ये चीज़ कि हम लोग जो भी देखेंगे यहाँ पर वन वेरिएबल का ही बात होगा, सिर्फ इस टाइप के न्यूमेरिकल का ही बात होगा, ये वाला, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, 2-3 वेरिएबल यूज़ नहीं होगा, ओके। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि डिग्री है क्या। डिग्री को हम लोग सिंपल टर्म में अगर बोले तो ये है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इतना सा याद रखो, क्या है? हाईएस्ट पावर of the variable, whatever variable it is. It can be x, it can be y for a different math, it can be t, कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है तुमको, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, कोई भी दिया हुआ है, तो p ऑफ एक ही वेरिएबल तुमको दिखेगा, वो y हो सकता है, x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस एक्सप्रेशन में y का हाईएस्ट पावर कितना है, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। जैसे एग्जांपल अगर मैं इसका ही बात करूं, ये पहला वाला जो इक्वेशन है px, इसमें देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर कि सर px कितना है, x² प्लस 2x प्लस 5, राइट। तो इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है हमको, ये वाला पहला वाला टर्म है, हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है 2, तो इसका डिग्री इक्वल टू 2 हो गया, बस इसका डिग्री 2 है। इतना सिंपल सा मैथ है। लेकिन यहाँ पर ट्रिक कहाँ होगा सर, ये तो बहुत ईजी चीज़ है, हाईएस्ट पावर देख दो, लिख दो। लेकिन यहाँ पर ट्रिक एक है, जो ट्रिक में तुमको लाइक कंफ्यूज करने का कोशिश किया जा सकता है। वो क्या है? डिग्री का एक प्रॉपर्टी है कि डिग्री हमेशा होल नंबर होगा। अभी होल नंबर क्या है, हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है नंबर सिस्टम में, राइट। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, राइट। आई होप पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े दोबारा बोल देता हूँ मैं। होल नंबर हम लोग किनको बोलते हैं? होल नंबर के अंदर काउंट होता है 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे सारे नंबर चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक।
इनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो नोटिस करने वाला बात है कि डिग्री हमेशा होल नंबर ही होगा, ये मैंडेटरी है, यू कांट चेंज इट, मतलब ये इसके बाहर आ ही नहीं सकता। डिग्री हमेशा होल नंबर होगा। तो क्या क्या नहीं हो सकता, ध्यान दो, वहीं पर ट्रिक होगा कि सर डिग्री क्या क्या नहीं हो सकता। अगर डिग्री हमेशा होल नंबर ही है, मतलब डिग्री हमेशा 0 1 2 3 4 5 ये सब नंबर के अंदर ही कुछ ना कुछ आएगा, मतलब इसके बाद भी आ सकता है 5 6 7 8, चलते रहेगा ऐसे। बट क्या क्या नहीं आ सकता, देखो ध्यान दो। तो डिग्री हमें ध्यान देना है कि सर डिग्री कभी भी फ्रैक्शन नहीं आ सकता, कभी भी डेसिमल नहीं आ सकता, और क्या नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता। ये तीन चीज़ याद रखो कि डिग्री कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। मतलब तुम्हें कहीं पर भी ऐसा फ्रैक्शन दिया हुआ है कि सर एफ एक्स इक्वल टू, तुम्हें कहीं पर दिया हुआ है एफ एक्स नहीं, इसको सॉरी एफ एक्स और पी एक्स आइडिया सेम है अभी तुम लोग की क्लास के लिए। हायर क्लास में एफ एक्स टर्म को यूज़ करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स बोल के। फंक्शन का थोड़ा और डिटेल में बड़ा चीज़ एक डेफिनेशन है, हम लोग हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे उसको लेके। बट फिलहाल अगर मैं क्लास 9 के टर्म्स में बोलूँ तो पी एक्स को भी बोल सकते हो, एक ही चीज़ है। तो एक पॉलिनोमियल में अगर कहीं पर तुमको वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में दिख गया कि सर एक्स का टू द पावर दिया हुआ है 2/3, फिर बाकी पूरा मैथ सेम टू सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो यहीं पर कैंसिल हो गया, इसका डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा, ये डिफाइन ही नहीं होगा। तुम बोलोगे सर ये तो दिख रहा है, वो दिखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक भी टर्म में अगर फ्रैक्शन आ गया तो एंटायर पॉलिनोमियल गेट्स एलिमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ जजिंग द डिग्री। इसका डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। ओके, कहीं पर अगर तुमको ये चीज़ दिख गया तो तुम ये लिख दोगे कि इसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता या अनडिफाइंड है, ऐसा लिख देना है तुमको। द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड ऐसा लिखना है। फ्रैक्शन नहीं आ सकता, डेसिमल नहीं आ सकता, और नेगेटिव नहीं आ सकता। अभी यहाँ पर इसको लिखने का और एक भी तरीका है। क्या तरीका है कि फ्रैक्शन मतलब कैसे होता है पता है तुमको? फ्रैक्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सर एक पॉलिनोमियल हमको दे दिया गया जिसका पावर ऐसा कुछ बोला गया। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5 और रूट एक्स प्लस सपोज 14 दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो तुमको ये जो रूट दिख रहा है ना एक्स के ऊपर, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, ये भी नहीं हो सकता। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, इट इज ऑल्सो अनडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डिग्री। क्यों सर? क्योंकि रूट एक्स मतलब होता है, एनीथिंग का रूट मतलब होता है उसका पावर में हाफ लग जाना, याद रखना। तो देखो यहाँ पर भी तो फ्रैक्शन आ गया ना, तो रूट तो भाई नहीं आ सकता। इवन क्यूब रूट, कोई भी रूट हो, वो क्यूब मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/3, तो जितना का रूट है 1 बाई उतना बैठ जाता है। तो फ्रैक्शन तो सर घूम फिर के आ ही रहा है ना, तो हम लोग फ्रैक्शन किसी भी तरह से अलाउ नहीं कर सकते यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ जजिंग डिग्री, ये ध्यान रखो। तो अभी हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर दिमाग में कि सर फ्रैक्शन में क्या, सॉरी डिग्री में क्या क्या नहीं आ सकता? फ्रैक्शन नहीं आ सकता, डेसिमल नहीं आ सकता, और नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो उसके लिए रूट वाला पार्ट भी दिखा देना जरूरी है। ये एक टाइप का तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रिक क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ ऐसा है, सपोज तुम्हें बोला गया कि ऐसा कुछ कि एक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, वो देखने में कुछ ऐसा है कि सर एक्स क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पर 2x स्क्वायर दिया हुआ है, और 9x दिया हुआ है, और सपोज नीचे दिया हुआ है x ऐसा। तो या फिर सपोज चलो एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तुम बोलोगे सर यहाँ पर कहीं पर तो फ्रैक्शन नहीं एक्स के पावर में, सब तो सब लाइक होल नंबर्स हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, नीचे भी 2 है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे? देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना। जब भी तुम ऐसे फ्रैक्शन में ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल देख रहे हो ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना। कैसे? ऐसे एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि इसको पहले तो हम लोग को पता है कि हम लोग अगर फ्रैक्शन में कहीं पर न्यूमरेटर में मल्टीपल टर्म्स रहा तो हम लोग उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, a/c प्लस b/c, ऐसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। हाँ, इसी साथ बोल दूँ, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं पर तुम्हें a/b प्लस c दिया हुआ है, तुम इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते कि सर मैं इसको a/b प्लस a/c लिख दिया, ऐसे तुम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ये वाला पार्ट गलत है, मतलब ऐसे ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है। यू कैन ब्रेक द फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ द न्यूमरेटर। तुम न्यूमरेटर के टर्म में ब्रेक कर सकते हो साइन को इंक्लूड करते हुए, लेकिन डिनोमिनेटर में सेम चीज़ नहीं कर सकते, याद रखना ये बात। ओके, इसमें हम लोग वही ब्रेक कर रहे हैं। देखो न्यूमरेटर में ब्रेक करना पॉसिबल है, तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9x बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, ये क्या होगा, कटाकटी हो गया, x बचेगा सिर्फ, इसमें क्या बचेगा 2x, सॉरी सिर्फ 2 बचेगा, और इसमें तो क्या बचेगा 9/x बचेगा, राइट। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो सब नॉर्मल है, इसमें पावर 1 है, इसमें कुछ नहीं है, तो x मतलब x है ही नहीं, और इसमें पावर से नीचे 1 है। बट ये भी प्रॉब्लम है, देखो नीचे 1 होना भी नहीं पॉसिबल है। क्यों? कि सर x टू द पावर 1
2 प्लस इसको जब मैं ऊपर उठाऊंगा दिस थिंग विल टर्न इनटू x टू द पावर -1। देखो नेगेटिव आ गया, तो ये भी तुमको देखना है। जस्ट इसको देख के तुम हड़बड़ा के हाँ बोल दिए कि सर ये तो सर होगा, ऐसा नहीं है। तुमको ये स्टेप सिंप्लीफाई करके पहले देख लो। यही ये डिग्री का और एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये तुम सिंप्लीफाई ना करके देख के बोलोगे कि सर ये है स्ट्रक्चर, तुमको ऐसा ही क्वेश्चन का दिया जाएगा कि तुम देख के ताकि बोल दो, उस ट्रैप में फंस जाओ। लेकिन ऐसा मत करना, इसको सिंप्लीफाई करके देखना लास्ट तक क्या आ रहा है। कोई भी टर्म में, एक भी टर्म में अगर पावर में नेगेटिव आ गया या फ्रैक्शन आ गया या डेसिमल आ गया तो द एंटायर न्यूमेरिकल गेट्स डिस्क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ जजिंग द डिग्री। ओके, कि पॉलिनोमियल हम लोग बोलेंगे इसमें डिग्री डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है या नॉन एग्जिस्टेंट है, ऐसा बोलना है। ठीक है, और बार बार बोल रहे हैं ऐसा अगर फ्रैक्शंस में दिया रहे तो उसको ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर लो। अगर रूट रहा तो भी नहीं होगा। पावर में अगर डायरेक्टली पॉइंट लिखा हुआ है कहीं पर, सपोज तुम्हें डायरेक्टली कहीं पर पॉइंट लिख दिया, किसी तरह से दिया हुआ x टू द पावर 1.2 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ दिया हुआ है सपोज, ये भी डिस्क्वालीफाइड, इसका भी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आई होप डिग्री का आइडिया थोड़ा सा क्लियर हुआ। इसके बाद और दो टर्म्स को लेकर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, एग्जाम में बार बार कंफ्यूजन करते हुए गलत करके आ जाते हैं। उसके लिए दोबारा क्लैरिफाई कर देते हैं एक टॉपिक, जो कि है कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम लोग अभी हमारे सिलेबस के मुताबिक उनको बोलेंगे जहां पर कोई वेरिएबल नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 लिखा हुआ है, या -2/3 लिखा हुआ है, या 4 लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके अंदर एक स्पेशल कैटेगरी आता है, इसके अंदर ही, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में कुछ नहीं रहेगा एक्सेप्ट जीरो, ये सिर्फ जीरो है बस। बाकी सारे नंबर्स कहाँ काउंट होंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर। जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा? सिर्फ जीरो, सिर्फ जीरो, -1 +1 फ्रैक्शन 0.1 0.5 कुछ नहीं, सिर्फ जीरो इज काउंटेड इन जीरो पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब सिर्फ नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, रूट हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, कुछ भी हो, अगर नंबर है, रियल नंबर है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर काउंट होगा। इतना सिंपल सा बात है। तो ये हो गया एक थोड़ा सा ओवरव्यू कि लाइक इनिशियली हमको क्या क्या बेसिक सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स फेस करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं इसके जो अपकमिंग थ्योरीज, मतलब नेक्स्ट जो थ्योरीज हैं, जहाँ पर हमें थोड़ा सा इन सब फॉर्मेट से 1-2 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आएगा। मतलब ये अगर 1 मार्क्स का हुआ तो इसके बाद के थ्योरी से जनरली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वो क्या है? वो है कुछ थ्योरम्स, तो आते हैं उनमें। चलो, उसके पहले एक बात कि अगर तुम कोई रेफरेंस बुक्स कर रहे हो तो तुमको ऐसे कुछ टर्म्स दिख सकते हैं, ताकि मतलब उसका मतलब सेम है, हम लोग जो डिस्कस किया अभी तक वो सेम ही है। कि कहीं पर तुमको अगर कोई पॉलिनोमियल का डिग्री होल नंबर के बाहर कुछ दिख गया, जैसे कि जो हम लोगों ने बोला अभी, क्या क्या फ्रैक्शन या डेसिमल या नेगेटिव नंबर दिख गया, तो तुमको हो सकता है उस बुक में मिले कि वो दैट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तुमको उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कंसिडर ही नहीं किया गया है। देखना, नॉट अ पॉलिनोमियल ये भी लिखा जाता है, ये सही है, एक ही बात हुआ। नॉट अ पॉलिनोमियल हम लोग इसको बोल सकते हैं। एक नंबर, सेकंड नंबर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोल देना, क्योंकि अपकमिंग क्लासेस में, क्लास 10 में, 11 में, 12 में अगर किसी को कोई मैथ रख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा आने वाला है। ये टॉपिक बहुत रिपीटेटिव है, ये क्वेश्चन, मतलब ये टर्म बहुत बार यूज़ करते हैं हम लोग। क्या क्या? कि कोई पॉलिनोमियल में डिग्री अगर स्पेसिफाइड 1, 2 या 3 हुआ तो उसको हम लोग को नाम याद रखना पड़ता है। कि पॉलिनोमियल का अगर डिग्री अगर 1 हुआ मतलब उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। याद रखना, उसका नाम होता है। तो कहीं पर तुम अगर लीनियर टर्म दिख गया, बेसिकली याद रखना कि लीनियर क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग कि इसके अंदर हम लोग जो जो इक्वेशंस पढ़ेंगे सबका हाईएस्ट पावर 1 ही होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। 2 किसी का डिग्री रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी का 3 डिग्री रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 रहा तो बाई क्वाड्रेटिक या क्वाटिक बोलते हैं उसको हम लोग, वो 9 में नहीं है, इसको बाई क्वाड्रेटिक या क्वाटिक बोला जाता है, QUARTIC, क्वाटिक पॉलिनोमियल। तो अभी ये नहीं है, अभी तुम लोगों को जनरली 1 to 3 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के अंदर ही। बस ये याद रखो, ये डिग्री अगर होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर डिग्री होल नंबर के बाहर, मतलब ये 3 में से कोई एक आ गया तो नॉट अ पॉलिनोमियल कंसिडर किया जाएगा। और 3 अगर 1 डिग्री 1 रहा तो उसको लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 रहा तो क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 रहा तो क्यूबिक। अभी आते हैं हम लोग इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट जो बड़े बड़े थ्योरम्स है उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्या है वो? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है, बात समझना बहुत ईजी है। कैसे निकालेंगे?
पहले ये समझो कि हम लोग के पास एक पॉलिनोमियल है, कोई भी एक पॉलिनोमियल इजी सा पकड़ लेते हैं, लीनियर पकड़ लेते, चलो 2x + 1 चलो पकड़ लेते हैं। तो तुम इस पॉलिनोमियल का कोई भी इनपुट के लिए वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब क्या सर कि मैं इसका वैल्यू p(1) के लिए निकाल सकता हूँ। मतलब x के जगह पर अगर मैं 1 पुट करूँ तो आंसर क्या आएगा, पुट करके देख लो, 2 + 1 2 × 1 + 1 मतलब 3 आ रहा है। सिमिलरली तुम p(2) भी निकाल सकते हो, दैट विल बी 2 × 2 + 1 दैट इज 5। तुम p(-1) भी निकाल सकते हो, क्या आएगा 2 × -1 + 1 दैट इज, इसके लिए आएगा -1 -2 + 1 -1 आएगा। तुम ऐसे हर एक कोई भी इनपुट के लिए निकाल सकते हो, लाइक फ्रैक्शन के लिए भी निकाल सकते हो, डेसिमल के लिए भी निकाल सकते हो, नेगेटिव के लिए भी निकाल सकते हो, कुछ के लिए भी निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा कोई एक नंबर होगा, ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, यही वाला टॉपिक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ऐसा कोई ना कोई पक्का इनपुट होगा जिस इनपुट के लिए इसका आंसर ही जीरो आएगा। समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब ये नहीं कि तुमको जीरो ही पुट करना है, जीरो पुट करना पड़ सकता है, बट वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो है जिसको पुट करने से टोटल वैल्यू जीरो आएगा, आउटपुट जीरो आएगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज जो वैल्यू यहां पर x के जगह पर पुट करने से ये पूरा चीज जीरो बन जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा सर, कैसे निकालोगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? तुम्हें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना उसको ही इक्वल टू जीरो कर दो। देखो वो क्या बोल रहा है, तुमको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x + 1 उसको इक्वल टू जीरो कर दो। देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ रहा है, -½ आएगा। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो इज x = ½ मतलब क्या हुआ, x के जगह पर अगर मैं सर हाफ पुट कर दूं, सॉरी -½ हाँ, -½ अगर x के जगह पर पुट कर दूं तो ये सर आंसर जीरो आ जा रहा है। मतलब x ऐसे बोलना होता है स्टेटमेंट कि x = -½ इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस गिवन व्हाटएवर इट इज, ऐसे लिखना होगा x = -½ इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन। ऐसे हर एक पॉलिनोमियल का कोई ना कोई जीरो निकलता है। अभी क्लास 9 के लेवल पे बोल रहा हूँ, अपकमिंग लेवल पे हम लोग इसके एक्सेप्शंस भी देखेंगे कि रियल नंबर्स के बाहर भी आ सकता है आंसर। रियल नंबर मतलब जो नंबर हम लोग अभी तक पढ़े हैं, अनरियल नंबर एक चीज़ होता है जो हायर क्लास में है, अभी इसलिए उसमें नहीं जा रहे हैं। तो जितने तरह के इक्वेशंस अभी हमें फेस करने पड़ेंगे, सबका कोई ना कोई जीरो पक्का होगा। वो रूट में हो सकता है, वो पॉइंट में हो सकता है, मतलब डेसिमल में हो सकता है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, वो होल नंबर में हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। हर एक पॉलिनोमियल का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू पक्का होगा जिसको पुट करने से उसका आंसर जीरो आता है, मतलब उसका टोटल वैल्यू जीरो आ जाता है। तुम इस इक्वेशन में x की जगह -½ पुट करके देखो ना क्या आ रहा है, जीरो ही आएगा। ऐसे हर एक पॉलिनोमियल का जीरो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब हर एक पॉलिनोमियल का कोई ना कोई एक या दो या तीन या चार इनपुट्स होते हैं। मतलब x का वैल्यू, या अगर y का वेरिएबल हुआ तो y का वैल्यू, जिसका भी पॉलिनोमियल बना रहेगा उसका वैल्यू, कोई ना कोई ऐसा वैल्यू रहेगा जिसके लिए उसका टोटल का वैल्यू जीरो आ जाएगा। उस वैल्यू को जिसको इनपुट करने से टोटल एंटायर वैल्यू जीरो आ जा रहा है, उस इनपुट को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। माइंड इट, द इनपुट इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अभी इसके बारे में और एक चीज बोल दूं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ ना डिग्री का एक रिलेशन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज समहाउ रिलेटेड। कैसे रिलेटेड, देखो ये कुछ इस तरह से रिलेटेड है कि देखो बहुत सिंपल सा बात है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि एक पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर, राइट। तो उसका जीरो भी एक ही होगा, मतलब एक ही ऐसा कोई पॉइंट होगा जिसके लिए उसका आंसर जीरो आ रहा है। फॉर एग्जांपल तुम यही वाला एग्जांपल देख लो, 2x + 1, इसमें x का पावर कितना है, 1 है ना। तो पावर 1 मतलब वो तो लीनियर हो गया, मतलब वो इस कैटेगरी में आ रहा है कि सर वो लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसको इक्वल टू जीरो करो तुम, क्या आएगा, x = -½ देखो एक ही ऐसा वैल्यू आया जिसके लिए ये वाला का आंसर जीरो, मतलब एक ही जीरो, 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा। जिसका डिग्री 2 है, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना गलत होगा, पॉलिनोमियल है, उसके लिए 2 जीरोज आएंगे, 2 जीरोज। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अगर बोलूँ कि x² + 2x -15 सपोज दिया हुआ है, इसको जब तुम इक्वल टू जीरो करोगे फिर इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा x + 5 और x - 3 = जीरो। यहाँ से देखो अगर तुम इसको इक्वल टू जीरो करो तो x = -5 आएगा, इसको इक्वल टू जीरो करो तो x = +3। देखो दो वैल्यूज आए यहाँ पर,
अच्छा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर तुम्हें नहीं पता कैसे करना होता है, डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रहा हूँ, हमारा वीडियो उसमें पोस्टेड है। आई होप तुम्हें उसमें समझ में आ जाएगा। तो बोलने के बाद यहाँ पर क्या है कि सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे, लीनियर इक्वेशन हुआ तो सर 1 ज़ीरो आएगा, अगर क्यूबिक रहता तो 3 ज़ीरोज़ आता। जितना उसका डिग्री है ना उतना उसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो उसका 3 ज़ीरोज़ होता। ये याद रखो। ये क्यों हो रहा है सर? अच्छा, इसका भी एक डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा बोल देता हूँ मैं। इसका रीज़न ये है कि सर ज़ीरो मतलब रीज़न अभी उतना बड़ा करके समझ नहीं आएगा तुम लोगों को, क्योंकि क्लास 10 में उसके बारे में बड़ा करके डिस्क्रिप्शन है, उसके लेके चैप्टर्स हैं, इसीलिए ये डिस्क्रिप्शन इतना ज़रूरी है, क्योंकि तुम चैप्टर लाइक क्लास 10 में वो चैप्टर समझने के लिए 9 में ये चैप्टर पॉलिनोमियल समझना बहुत ज़रूरी है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? हर एक पॉलिनोमियल का, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल पकड़ लो, सपोज तुम अगर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 ऐसा कुछ पकड़ लिया तुमने, हर एक ऐसे एक्सप्रेशन का कोई ना कोई ग्राफ बनता है। जीरो इंडिकेट्स वो ग्राफ को जब तुम एक्स और वाई एक्सिस में प्लॉट करोगे, ऐसे ये एक्स डैश एक्सिस होता है और ये होता है वाई डैश, राइट। तुम इसको जब ग्राफ में प्लॉट करोगे, लीनियर का नाम लीनियर क्यों हुआ? क्योंकि ये हमेशा एक लाइन बनाता है। ऐसा लाइन हो सकता है, वो स्ट्रेट ऐसा हो सकता है, कोई भी, मैं ऐसे एग्जांपल बोल रहा हूँ, बट वो लाइन ही होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, कर्व नहीं होगा। और वो एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि कहाँ पर उसने कट किया और कितना बार कट किया। लीनियर हमेशा तुम सोच के देखो, एक स्ट्रेट लाइन तो एक ही बार कट करेगा ना, एक्स एक्सिस को ही कट करना पड़ेगा, वाई को नहीं, वाई को हम लोग काउंट नहीं करते, एक्स एक्सिस को ही कट करना पड़ता है। एक्स एक्सिस को वो जितना बार कट कर रहा है उसके पास उतना सारा जीरोस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम क्वाड्रेटिक को ड्रॉ करो तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यू शेप का। तो देखो, इस यू ने यहाँ पर एक बार कट किया, यहाँ पर एक बार कट किया, 2 बार कट किया ना एक्स एक्सिस को, इसलिए इसके 2 जीरोस बनते हैं, ये एक ये एक। अगर इसका ग्राफ करो तो कैसा बनता कि सर एक बार -5, एक्स इक्वल्स टू -5 इधर कहीं पर आएगा और +3 यहाँ पर कहीं पर आएगा, तो उसने यहाँ पर एक बार कट किया, यहाँ पर एक बार कट किया। ये इंडिकेट करता है जीरोस कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया और कितना बार कट किया। क्यूबिक में 3 बार कट करेगा। 4 का अगर कोई पॉलिनोमियल रहा, मतलब 4 मतलब जिसका डिग्री 4 है, वो 4 बार कट करेगा। तो बेसिकली डिग्री हमें वो भी दिखाता है कि जितना डिग्री का होगा वो उतना ही बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, और जहाँ जहाँ कट किया है वही उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। आई होप ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है और उसके साथ डिग्री का रिलेशन क्या है तुमको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग अपकमिंग जो थ्योरम्स है उस पर ध्यान दे पाएंगे। ये समझने के बाद अगर तुम्हारा ये आइडिया क्लियर है तो ही तुम आगे के टॉपिक्स देख पाओगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो अभी हमें थ्योरम्स जो पढ़ने हैं, वो सबसे पहला जो थ्योरम हमको जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो है रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम, इसके अंदर हम लोग पहले तो रिमाइंडर टर्म आया कहाँ से, हम लोग पहले ही देखते हैं कि रिमाइंडर, डिविडेंड, डिविजर, ये सब टर्म्स कहाँ आते हैं? डिवीजन में आते हैं, राइट। कौन से तरह का डिवीजन हम लोग अभी इस चैप्टर में सीखेंगे, क्योंकि है तो सर ये पॉलिनोमियल के चैप्टर। पॉलिनोमियल में हम लोग कैसा डिवीजन सीखेंगे, पहले ये समझो। मैं एक थोड़ा सा टॉपिक बोल दूँ। डिवीजन में सपोज एग्जांपल बोल रहा हूँ कि तुम 2 से 15 को डिवाइड कर रहे हो, तो क्या आएगा? 2 7 14 होता है, और यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर कौन से टर्म का नाम क्या है इन टर्म्स ऑफ डिवीजन, हम लोग को पता है। लाइक हम लोग जूनियर सेक्शन से बचपन से सब करते आ रहे हैं। क्या क्या नाम है सर? 2 यहाँ पर कौन है? 2 को हम लोग बोलते हैं डिविजर। ध्यान दो, इसको हम लोग बोलते हैं डिविजर, जो डिवाइड कर रहा है। जिसको डिवाइड कर रहा है कौन है? वो 15, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड, राइट। डिवाइड होके जो हमको यहाँ पर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशेंट, पूरा नहीं लिख रहे हैं, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, राइट। कोशेंट और रिमाइंडर। ध्यान दो, यहाँ पर क्या क्या 4 टर्म है टोटल, राइट। कि कोई एक डिविजर है, एक डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है, कोशेंट आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। हमको ध्यान देना है इस पे, क्योंकि हम लोग अभी रिमाइंडर थ्योरम ही करने वाले हैं। लेकिन ये जो बेसिक नॉर्मल बचपन से हम लोग डिवीजन करते आ रहे हैं, अगर वैसा डिवीजन ना हो कि हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन क्या हम लोगों ने इस वीडियो के शुरू में ही देखा। सपोज तुम्हें कोई एक्सप्रेशन का डिवीजन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बोला गया कि x+2 से डिवाइड करो इस चीज़ को, x² + 3x प्लस, सपोज बोल रहा हूँ 11 को डिवाइड करो, और डिवाइड करके बताओ डिविजर। हाँ, डिविजर तो यही है, डिविडेंड ये है, कोशेंट कितना आ रहा है बताओ, और ऐसे स्टेप करके करते लास्ट में रिमाइंडर कितना आ रहा है बताओ। इसके लिए तुम क्या करोगे? इसका भी डिवीजन करोगे। इसका डिवीजन जो है ये इससे थोड़ा सा लेंदी होता है और थोड़ा डिफरेंट आइडिया है इसके पीछे का, कैसे करना है। मैं उसका भी एक वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो अपलोडेड है, जहाँ पर हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया कि इसका ऐसे लॉन्ग डिवीजन का स्टेप क्या है। इसको लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं।
स्टेप्स कैसे हैं, कैसे करना है, फैक्टराइजेशन का तरीका क्या है, पूरा चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर डिस्क्राइब किया है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गो थ्रू कर सकते हो उसको देखने के लिए। अभी रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमें वो डिवीजन देखने का ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम एक शॉर्टकट है, एक बाईपास प्रोसेस है। एक प्रोसेस है जो इस पूरे प्रोसेस को बाईपास कर सकता है, जस्ट टू फाइंड द रिमाइंडर डायरेक्टली विदाउट एक्चुअली डूइंग द एंटायर डिवीजन। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो हमें ऐसा एक हेल्प करता है, जो हमें एक स्टेप प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग ये पूरा लंबा चौड़ा स्टेप ना किए, मतलब ये डिवीजन थोड़ा सा लेंदी है, आई एम नॉट गोना लाई, ये थोड़ा सा लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस, बट ये प्रोसेस को तुम अवॉइड करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो रिमाइंडर निकालना विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन कैसे करना होता है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या हम लोग ऐसा कोशेंट का भी कोई थ्योरम पढ़ेंगे? अभी तो नहीं है। कोशेंट हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। कोशेंट हम लोग ऐसे डिविजर लाइक जैसे रिमाइंडर थ्योरम से निकालते हैं इजीली, पूरे डिवीजन किए बिना तुम कोशेंट नहीं निकाल पाओगे। कोशेंट निकालने के लिए तुमको पूरा डिवीजन का स्टेप ही करना पड़ेगा, राइट? तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास एक बाईपास है। उस बाईपास का नाम है, उस शॉर्टकट मेथड का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या करता है, क्या अलाउ करता है कि हम लोग लॉन्ग डिवीजन किए बिना कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते टाइम रिमाइंडर कितना आएगा वो निकाल पाएंगे। बहुत सिंपल स्टेप है। पहले इसका तुमको समझा दिया इसके पीछे का आइडिया क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या चीज़। जैसे हम लोगों ने ऐसे डिवीजन में यहाँ पर रिमाइंडर निकाला, डिवाइड करके निकाला, तुम भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हो, लेकिन डिवाइड किए बिना एक शॉर्टकट ईजियर मेथड में निकालने का तरीका रिमाइंडर थ्योरम को प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा? देखो, इसके दो स्टेप्स हैं, बहुत ईजी दो स्टेप्स हैं। वो दो स्टेप को फॉलो करो, यू हैव द रिमाइंडर। ओके, कैसा रिमाइंडर थ्योरम आते हैं। क्या क्या स्टेप है सर? इसका स्टेप 1 क्या है? तुम्हें क्वेश्चन में पहला बात तो बोला रहेगा कि सर क्वेश्चन में तुम्हें डिविजर क्या है क्लियरली लिखा रहेगा, डिविडेंड कौन है क्लियरली लिखा रहेगा। ऐसे ब्रैकेट देके लिखा नहीं रहेगा डिवीजन वाला, बट लिखा रहेगा। कैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखो। तो स्टेप 1 क्या करना है, तुम्हें डिविजर को इक्वल टू 0 कर देना है हर बार। डिविजर इक्वल टू 0, बस। यहाँ पर डिविजर कौन है? फॉर एग्जाम्पल मैं यही वाला मैथ कर रहा हूँ, चलो। यहाँ पर डिविजर कौन है? x+2। इसको एक बार इक्वल टू 0 करूँ मैं, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से? -2 आ रहा है। बस तुम्हारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप तुम्हें क्या करना पड़ा? डिविजर को इक्वल टू 0 करना पड़ा। यही करो और कुछ नहीं करना फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड कौन है? देखो ना, x² + 3x + 11 है। इसको मैं सब, ये पॉलिनोमियल ऑफ x है तो मैं इसको px लिख रहा हूँ। px क्या होता है हम लोगों ने वीडियो के शुरू में देख लिया था। तो px मतलब तुम्हारा डिविडेंड जो है, वहां पर x के जगह पर ये वाला वैल्यू इनपुट। क्या बोला? दोबारा बोलता हूँ। सिंपल सा एक काम करो, डिविजर को इक्वल टू 0 करो। डिविजर इक्वल टू 0 करने के बाद जो वैल्यू x का मिलेगा हमें वहां से, उस वैल्यू को डिविडेंड में पुट कर दो। बस इतना सा बात है। तो क्या करेंगे, p ऑफ यहाँ पर कितना बैठाएंगे? -2 बैठा दो। कितना आ रहा है देखो, x² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू -2। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ बैठा दो। 11 मतलब क्या आएगा सर? यहाँ पर आएगा +4, यहाँ पर आएगा -6, यहाँ पर आएगा +11। तो +4 -6 कितना होता है? -2 + 11, दैट विल बी 9। बस 9 ही इसका रिमाइंडर होगा। तुम अगर लॉन्ग डिवीजन करके थे तब भी 9 ही आता। तो इसको हम लोगों ने शॉर्टकट में कैसे कर लिया? एकदम सिंपल ओवरव्यू बोल दे रहा हूँ दोबारा। डिविजर इक्वल टू 0 कर दो, वहां से वेरिएबल का जो वैल्यू मिलेगा उसको डिविडेंड में पुट कर दो। सिंपल और सिंप्लीफाई करो। जहां पर तुम्हें डिविडेंड में वो वेरिएबल दिख रहा है, अगर ये y का मैं तो यहाँ पर y का वैल्यू आता, t का था तो t का आता, s का था तो s का आता, जिसका भी रहेगा डजंट मैटर। जस्ट हमको देखना क्या है कि इसमें जहाँ जहाँ वेरिएबल है उस वेरिएबल में वो वाला वैल्यू पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर दो। जो लास्ट में आंसर आएगा दैट इज द रिमाइंडर। इन दिस केस अगर मैं x+2 से x² + 3x + 11 को डिवाइड करता, क्वोशिएंट क्या आता वो मुझे यहाँ से पता नहीं चलेगा, उसके लिए डिवीजन करना पड़ेगा, बट रिमाइंडर पक्का 9 आता, एकदम श्योर रिमाइंडर 9 ही आएगा। ये इतना सिंपल सा हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अब इसके अंदर हमें और एक स्पेशल केस पढ़ना पड़ता है, वो इसके अंदर ही काउंट होता है। मतलब रिमाइंडर थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? अच्छा देखो, इसके अंदर एक्चुअली नाम में ही इसका हिंट छुपा हुआ है कि फैक्टर मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हम लोगों ने डिवीजन लिया था कि सर मैं 15 को 2 से डिवाइड कर रहा था, इसमें 2 से जब तुम 15 को डिवाइड किए तो वो रिमाइंडर कुछ एक आया, 1 आया। कोई केस में 3 आ सकता है, 4, कुछ ऐसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं। कोई जगह पर 3, 4, 5 कुछ ऐसा आ सकता है। कोई भी डिविजर से तुम डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविजन्स में। फैक्टर हम लोग किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पर 14 को 2 से डिवाइड करता तो 2 7 14, तब देखो रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। इसमें दो चीज़ों में ना, दो चीज़ देख, मतलब ये दोनों डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ सीखने वाला बात है। क्या है कि जब तुम 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देखना वहाँ पर कहीं पर 2 नहीं आएगा,
कहीं पर 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 उसके डिवाइड को मतलब मिलेगा ही नहीं, उसमें तो रिमाइंडर रह जाएगा। लेकिन तुम 14 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 7 आ जाएगा, राइट। तो फैक्टर मैं अभी सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ कि फैक्टर हम लोग सर किसको बोलते हैं। अगर रिमाइंडर थ्योरम के टर्म्स में मैं सोचूं, फैक्टर टर्म का मतलब क्या होता है, जिस टर्म से डिविडेंड को डिवाइड करने से रिमाइंडर नहीं आता उसको बोलेंगे फैक्टर है। मतलब समझो क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर x+2 से जब मैं इसको डिवाइड करा कुछ देर पहले, रिमाइंडर थ्योरम से करके देखे हम लोग कि x² + 3x + 11 को डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट क्या रहे अपन को पता नहीं दिखा थे। रिमाइंडर सर इसके स्टेप्स करने के बाद 9 ही आएगा, वो हमको दिख गया रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक। लेकिन सपोज मैं तुमको बोल रहा हूँ कि कोई एक जगह पर एक सपोज ऐसा दिया हुआ है कि x² + 2x - 15, ये एक सपोज पॉलिनोमियल दिया हुआ है तुमको, और इसको डिवाइड करने बोला है सपोज x + 5 से। तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे, वापस वही स्टेप करते हैं। कैसे रिमाइंडर कैसे निकलता है इसका, हम लोग डिविजर को इक्वल टू 0 करते हैं। तो x + 5 इक्वल टू, अगर मैं 0 करूँ क्या आएगा, x = -5। इसको हम लोग पुट करते हैं कहाँ पर, डिविडेंड में। डिविडेंड कितना है सर, इसको हम लोग px पकड़ लेते हैं, x² + 2x - 15। तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, p ऑफ -5। देखो तो क्या आ रहा है, -5 का स्क्वायर प्लस 2 × -5 -15, मतलब आएगा 25 -10 -15। देखो 0 ही आ रहा है ना 0। मतलब इसका मतलब क्या, अगर तुम इसको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आ जाता। तो इसका मतलब देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर थ्योरम कहाँ अप्लाई होने वाला है, फैक्टर किसको बोलते हैं, ये दोनों डिवीजन का आइडियाज तुमको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं देखो बोल रहा हूँ क्या हो रहा है कि जहाँ हम लोग रिमाइंडर थ्योरम इसमें भी लगाए, यहाँ पर लगाए थे, राइट। और रिमाइंडर थ्योरम इस डिवीजन में भी लगाए, यहाँ से इसको डिवाइड करते हुए। एक में रिमाइंडर आया 9, एक में रिमाइंडर आया 0। देखो ध्यान से, इतना सिंपल सा बात याद रखो कि रिमाइंडर अगर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 है, जो भी मैथ में आएगा, जरूरत नहीं कि सब मैथ में आएगा, लेकिन जहां जहां पर रिमाइंडर 0 आएगा, ऐसे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के बाद, वहां पर हमारा जो जो डिविजर है, हम लोग बोलेंगे दिस डिविजर इज अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड इस मैथ में कितना है सर, x² + 2x - 15। बस इतना सा याद रखो कि जिस मैथ में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अभी के लिए समझो क्या बोल रहे हैं। रिमाइंडर जिस मैथ में, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके देखो तुम, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वहां पर डिविजर को बोलेंगे दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। देखो यहां पर भी वही हुआ था, 2 से जब मैंने 14 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, तो मैं बोल सकता हूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 14, क्योंकि 14 को एलसीएम करके 2 आएगा सर, प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि सर 14 का एक फैक्टर 2 है, वो हमें डिवीजन का जो एल्गोरिदम है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है कि सर डिवाइड करते हुए रिमाइंडर 0 आ रहा है। वही आइडिया हम लोग यहाँ पर सिंपली सेम आइडिया अप्लाई कर रहे हैं कि सर जहां पर रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे कि यहाँ पर रिमाइंडर 14 में 0 आया था, तो हम लोग बोल रहे थे कि 14 का एक फैक्टर 2 है, मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 14। ऑलवेज ये फैक्टर होगा, ये नहीं, इसका फैक्टर होगा और ये फैक्टर होगा। सिमिलरली इसका एक फैक्टर, इस डिविडेंड का एक फैक्टर x + 5 होगा। समझो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। ये फैक्टर थ्योरम के ऊपर डिपेंड करके ही मैथ का इस चैप्टर का सेकंड सेक्शन है। तो फैक्टर थ्योरम हमें क्या सिखा रहा है, रिमाइंडर थ्योरम का ही केस है। सिर्फ एक स्पेशलिटी क्या है कि सर अगर आंसर 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैं बोल सकता हूं कि दिस डिविजर इज अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। बस इतना सिंपल सा बात है। तो अगर 0 आंसर नहीं आया तो रिमाइंडर थ्योरम, 0 आया तो फैक्टर थ्योरम। बस इतना सिंपल सा बात है। फैक्टर थ्योरम क्या इंडिकेट कर रहा है, रिमाइंडर थ्योरम का ही केस है। बस आंसर यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो हम लोग उसको फैक्टर बोल पाएंगे, डिविजर को डिविडेंड का फैक्टर बोल पाएंगे। बस इतना सिंपल सा बात है फैक्टर थ्योरम। तो आई होप तुम्हें ये दो थ्योरम का बेसिक्स पता चल गया। अब एक दो मैथ करेंगे इसके बारे में, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां जहां पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली और डिस्कस कर पाएंगे। तो ध्यान से समझो मैंने क्या बोला और एक बार देख लो सेक्शन, रिमाइंडर थ्योरम क्या है और फैक्टर थ्योरम क्या है। आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में। सपोज एक ऐसा मैथ दिया हुआ है जहां पर बोला गया इफ x⁻51 + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1, द रिमाइंडर इज व्हाट। ये तुमको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। हम लोग को पहला बात तो देखना है कि डिविडेंड कौन है। ये देखो इसको डिविडेंड है, ये वाला डिविडेंड है, क्योंकि इसको डिवाइड किया जा रहा है x + 1 से। तो हम लोग क्या करते हैं हर बार, x + 1 मतलब डिविजर को इक्वल टू 0 करते हैं। तो x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से -1, फिर उसको डिविडेंड में पुट कर देते हैं। डिविडेंड को जनरली हम लोग px से लिखेंगे हर बार, x⁻51 + 1। तो यहाँ पर x के जगह कितना बैठाएंगे, ये वाला वैल्यू लिख दो यहाँ पर, p ऑफ ब्रैकेट के अंदर -1, दैट विल बी इक्वल टू x के जगह पर -1 ⁻51
प्लस 1। अच्छा एक बात समझ लो कि माइनस का पावर अगर ऑड नंबर रहता है तो वो माइनस में ही रहता है, तो और 1 का पावर तो जो भी हो जाए 1 ही रहता है, उसका वैल्यू कितना है आंसर देखो 0 आ गया इस बात के लिए 0। तो हम लोग को रिमाइंडर निकालना पड़ता है, रिमाइंडर कितना है 0। तुम लोग तो कि 0 आ गया तो हम लोग यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हैं कि देयरफॉर x plus 1 is a factor, right, is a factor of the given polynomial x to the power 51 plus 1, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तुम उसको फैक्टर लिख सकते हो, याद रखना। रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता, कुछ और आता, तो हम लोग इसको फैक्टर नहीं लिख सकते थे। इतना सिंपल सा मैथ है। बार बार बोल रहे हैं डिविडेंड आइडेंटिफाई करो, डिविजर आइडेंटिफाई करो, डिविजर को इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल के डिविडेंड में पुट कर दो, बस इतना सिंपल सा है रिमाइंडर निकालने का तरीका। अगर आंसर 0 आया तो फैक्टर थ्योरम है, नहीं आया तो नहीं है, सिंपल सा बात। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोला गया इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल देन फाइंड k। देखो यहाँ पर गिवन है, पहले तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, मतलब हाईलाइट करो इसमें। x प्लस 1 इज अ फैक्टर, दे दिया कि भाई फैक्टर है। अगर फैक्टर हुआ मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, ये हम लोग गिवन है, हम लोग गिवन डाटा दे दिया है इसके अंदर। क्या सर कि अगर x प्लस 1 एक फैक्टर है, मतलब x प्लस 1 को मैं अगर इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू यहाँ से निकाल के -1 कर लूँ, तो हमारा जो डिविडेंड है क्या है, वो ये वाला भी डिविडेंड है हमारा। फैक्टर ऑफ डिविडेंड होता है px, हमको क्या दिया हुआ है 2x² प्लस kx। तो अगर ये फैक्टर हुआ मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पर बैठाने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम लोग, p ऑफ ये वाला वैल्यू -1, ये वाला का वैल्यू पुट करेंगे अगर हम लोग, क्या आएगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1। क्योंकि ये फैक्टर है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि सर इसको यहाँ पर पुट करने से 0 आएगा, मतलब फैक्टर है, ये गिवन है। पहले समझो क्वेश्चन क्या बोला गया। ऐसे क्वेश्चन में हमको रिमाइंडर निकालने बोल रहा था, यहाँ पर डायरेक्टली बोला है कि भाई फैक्टर है, मतलब तुम रिमाइंडर को इक्वल टू 0 है वो पकड़ लो। तो जो हम लोग पकड़ सकते हैं वो ये है कि इसका जो वैल्यू पुट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बना, इसका आंसर 0 आएगा। जब भी तुम्हें फैक्टर है बोला गया कि उसको इक्वल टू रिमाइंडर थ्योरम में बैठाना, और जो एक्सप्रेशन बना उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर देना, ये रूल है। जब भी तुम्हें फैक्टर इज अ फैक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब तुम बार बार ऐसा स्टेप करोगे। क्या करोगे, डिविजर को इक्वल टू 0 करके वैल्यू बैठा दोगे यहाँ पर एक्सप्रेशन में, डिविडेंड में, और जो एक्सप्रेशन आएगा उसको इक्वल टू 0 कर देना, बस इतना सिंपल सा मैथ है। ठीक है, कितना आएगा सर ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 ही होता है, ये हो जाएगा -k इक्वल्स टू 0। ये 2 उधर चला गया तो -k इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल होकर k का वैल्यू 2, बस हमें यही ढूंढना था, हो गया मैथ। इतना सिंपल सा मैथ है, आई होप ये भी समझ में आ गया। ये दूसरा टाइप का मैथ है जहाँ पर हमें फैक्टर दिया हुआ था, हम लोगों ने उस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई किया एज पर द सम, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम लोग रिमाइंडर निकालने का ही फॉर्मूला है। आते हैं नेक्स्ट मैथ में। देखो एक मैथ दिया हुआ है, 2 पॉलिनोमियल दिया वहाँ पर, बोल रहा है कि इफ द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर, दोनों में रिमाइंडर सेम आएगा, मतलब दोनों ही डिविडेंड है यहाँ पर, दोनों में रिमाइंडर सेम आएगा जब हम लोग उसको z-3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो a का वैल्यू निकालना है हमको, जहाँ पर हमको a दिख रहा है तो a का कोई एक वैल्यू आएगा, वो हमको आंसर निकालना है। देखो ध्यान से क्या बोला जा रहा है, z-3 जब डिविजर है, समझो z-3 जब डिविजर है, तब इसमें डिविडेंड, इसको डिविडेंड पकड़ के जो रिमाइंडर आएगा और इसको डिविडेंड पकड़ के जो रिमाइंडर आएगा, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम आंसर आएगा। मतलब हमको क्वेश्चन में गिवन है कैसे सेम रिमाइंडर है, तो करते हैं इस रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले डिविजर को इक्वल टू जब 0 कर रहे हैं तो z का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, z का वैल्यू 3 आएगा। तो एक हमारे पास पहला जो डिविडेंड है उसको px पकड़ लेते हैं कि px इक्वल्स टू az³ प्लस 4z², px नहीं होगी pz होगा, सॉरी pz, क्योंकि z वेरिएबल है यहाँ पर, 4z² प्लस 3z माइनस 4। यहाँ पर z का वैल्यू कितना बैठाएंगे, वही z इक्वल्स टू 3 बैठाएंगे। दिस विल बी a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 27a प्लस 3 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आ रहा है, मतलब आएगा इधर प्लस 5, 36 प्लस 5 41, 27a प्लस 41 इज द रिमाइंडर इन दिस केस। एक टर्म में रखते हैं इसको। चलो दूसरा जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पर हमने उसको pz पकड़ा तो p के बाद q आता है, तुम उसको qz भी पकड़ सकते हो, एक ही बात है, हम नाम पकड़ सकते हो इसका। कि दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसका नाम हम लोग qz पकड़ लेते हैं, दैट इज z³ माइनस 4z प्लस a। यहाँ पर भी हम लोग कितना बैठाएंगे z का वैल्यू, वही, क्योंकि देखो डिविजर दोनों में सेम है, तो यही डिविजर यहाँ पर पुट करना है, यही डिविजर यहाँ पर भी पुट करना है। क्या कितना करना है, मतलब डिविजर का वैल्यू, तो q ऑफ 3 कितना आएगा, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3
प्लस ए, मतलब ये आएगा 27 माइनस 12 प्लस ए, दैट विल बी 15 प्लस ए। ठीक है, तो दोनों में रिमाइंडर हमारा आ गया, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया है, तो रिमाइंडर फॉर्मेट में आ गया, ए के फॉर्मेट में कुछ एक टाइप आ गया। अभी क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है कि द रिमाइंडर्स आर सेम इन बोथ द केसेस। सेम रिमाइंडर, हर एक टर्म को यहाँ पर इंपॉर्टेंस देना, तो इसमें जो रिमाइंडर आया और इसमें जो रिमाइंडर आया दोनों का वैल्यू सेम है, तो एज पर द सम मैं इसको कर सकता हूँ कि सर यहाँ पर करते हैं एज पर द सम, हम लोग दोनों का रिमाइंडर सेम रिमाइंडर बोला गया है, तो सेम रिमाइंडर का आइडिया से हम लोग तो इसको जो दो हमारा आंसर आया उन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इसे सेम रिमाइंडर है। कितना कितना आंसर आया, 27a प्लस 41 इक्वल्स टू 15 प्लस ए, मतलब क्या हुआ, P of 3 और Q of 3 सेम आना चाहिए, वही तो रिमाइंडर है ना। P of 3 इज द रिमाइंडर इन दिस केस, Q of 3 इज द रिमाइंडर इन दिस केस। सेम रिमाइंडर है बोल के मैं P3 इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं P of 3 शुड बी इक्वल्स टू Q of 3। अब वही तो आ रहा है ना, सेम रिमाइंडर मतलब वही है, उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखे। यहाँ से तुम ए का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली, कितना आएगा 27a माइनस ए इक्वल्स टू 15 माइनस 41, दिस विल बी 26a इक्वल्स टू माइनस 26, देयरफॉर a इक्वल्स टू -1। बस आंसर आ गया, सिंपल। सेम आइडिया देखो सेम है, आइडिया हम लोगों ने बहुत डिफरेंट कुछ अप्लाई नहीं किया, वही किया, डिविजर इक्वल टू 0 करके हम लोगों ने दो पॉलिनोमियल में इंडिविजुअली पुट कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, डिविडेंड, आई मीन हाँ दोनों डिविडेंड से दोनों का एक स्ट्रक्चर में हमको रिमाइंडर मिल गया। अभी क्वेश्चन में मुझे कंडीशन भी दिया हुआ है ना सॉल्व करने के लिए, क्या दिया हुआ है कि दोनों में रिमाइंडर सेम आएगा, तो हम लोगों ने उन्हीं दोनों रिमाइंडर को इक्वेट कर दिया सेम आइडिया से, और हमको मिल गया ए का वैल्यू। ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। और एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें हमारे पास दो डिविजर रहेगा और डिविडेंड एक ही रहेगा। देखो ये क्वेश्चन कैसा था, जहां पर दो डिविडेंड है और एक ही डिविजर था। इसका उल्टा क्वेश्चन भी सकता है कि हमको एक ही डिविडेंड दिया हुआ है और दो डिविजर से दो बार डिवाइड करना पड़ रहा है, तब भी उसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक बहुत लंबा चौड़ा है, x⁴ माइनस 2x क्यूब प्लस 3x² माइनस ax प्लस 3a माइनस 7। इतने बड़े पॉलिनोमियल को जब तुम x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 19 आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि रिमाइंडर कितना आएगा जब मैं x प्लस 2 से डिवाइड करूंगा। देखो पहला बात तो ये क्वेश्चन पढ़ के तुमको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें जो डेटा दिया हुआ है वो क्या क्या है। सर ये तो डिविडेंड है, ये तो हम लोग पढ़ के समझ पा रहे हैं कि ये डिविडेंड है। और देखो यहाँ पर दो डिविजर है कि x प्लस 1 जब डिविजर हो रहा है तब रिमाइंडर 19 आ रहा है। क्वेश्चन पूछा गया कि x प्लस 2 जब डिविजर होगा तो रिमाइंडर कितना होगा, लेकिन वो तो हम लोग कर सकते हैं कि सर x प्लस 2 को 0 कर देते हैं, वहां से 2 को इसको पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी है a बोल के, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस मैथ में देखा a निकालना था, यहाँ पर पहले तुमको a निकालना पड़ेगा, तो गिवन डेटा उसी लिए दिया हुआ है। ये जो ये वाला लाइन का गिवन डेटा है ये तुमको उस a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया। देखो यहाँ पर डायरेक्टली बोला नहीं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, बट जब तुम ये वाला मैथ करने आओगे तुम्हें a में प्रॉब्लम अटक जाओगे, इसीलिए ये बीच का लाइन जो डेटा है तुमको दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसको यूटिलाइज करके a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग a का वैल्यू पुट करके x प्लस 2 के लिए रिमाइंडर निकालेंगे। ये होगा हमारा टोटल एक्शन प्लान इस मैथ के लिए। ऐसे मैथ के लिए हम लोग ऐसे ही करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा सर, जब हम लोग x प्लस 1 को एज ए डिविजर ले रहे हैं, जब इसको डिविजर ले रहे हैं तो x प्लस 1 को जब इक्वल टू 0 करेंगे x का वैल्यू क्या आएगा -1, तो हमारा जो डिविडेंड है उसमें पुट कर देंगे। कितना है डिविडेंड हमारा, px इक्वल्स टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x² माइनस ax प्लस 3a माइनस 7। यहाँ पर p ऑफ कितना पुट करेंगे, -1, मतलब -1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1। 3a की जगह पर तो कुछ नहीं बैठ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे, मैं डायरेक्ट स्टेप जंप करके लिख रहा हूँ, इसका सिंप्लीफाइड आंसर आएगा -1 प्लस 4a, ऐसा कुछ आएगा। तो ये क्या है, ये तो रिमाइंडर है ना। जब तुम x प्लस 1 से, ये उसका डिविजर था, जब इसको डिविजर पकड़ के तुम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर रहे हो तो तुम जो आंसर लास्ट में कैलकुलेट करके निकाल रहे हो ये क्या है, ये तो रिमाइंडर है। तो एज पर द सम ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, तो हमें 19 किसका वैल्यू दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर करूँ कि सर मुझे रिमाइंडर कितना मिला, -1 प्लस 4a, कितना मिला ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सर ये 19 होगा, तो यहाँ से तो हम लोग a का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो 4a क्या आएगा, ये 1 इधर आएगा प्लस होकर 20 बन जाएगा, तो a का वैल्यू आएगा सर 5। देखो हमको ये डेटा इसीलिए दिया गया था कि हम लोग ये a का जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल में उसको एक्चुअली पुट कर पाए और फिर x प्लस 2 से ये सेम न्यूमेरिकल को रिपीट कर पाए एज रिमाइंडर थ्योरम। तो क्या करेंगे, जब हमको a का वैल्यू मिल गया, अभी हमारे पास px क्या मिला, देखो जब हमको a का वैल्यू मिल चुका है, नाउ द px हैज टर्न इनटू समथिंग लाइक दिस।
एक्स टू द पावर 4, देखो ए का वैल्यू निकला है, एक्स का नहीं, ए का वैल्यू हम लोग 5 पुट कर देंगे, -2x³ प्लस 3x², ये हो जाएगा -5 इंटू एक्स 5x प्लस 3 इंटू ए मतलब 15 -7 दैट विल बी 8। यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, इसके लिए तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा यहाँ से 8, राइट। सब आगे सब टर्म्स मतलब इसमें एक्चुअली एक ही बात हुआ, 3a-7 मतलब 3 इंटू 5 15 -7 8। तो ये हमारा एक्चुअल पॉलिनोमियल है जहां पर हम लोगों ने a का वैल्यू पुट कर दिया। अभी हमको डिविजर कितना पकड़ना है, x+2 पकड़ना है सेकंड सेक्शन ऑफ द मैथ के लिए। अगर x+2 को हम लोगों ने डिविजर पकड़ा है तो यहाँ इसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू क्या आएगा, x विल बी -2। तो यहाँ पर हम लोग वही पुट कर देंगे, x p ऑफ -2 दैट विल बी द रिमाइंडर इन द नेक्स्ट केस, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि x+2 से जब तुम डिवाइड करोगे तो x+2 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा निकालो, जब x+1 के लिए 19 आ रहा है। तो वहाँ पर इस डेटा से हम लोगों ने a निकाल के यहाँ पर पुट कर दिया मेन पॉलिनोमियल में, और अभी हम लोग -2 यहाँ पर पुट करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे, दैट विल बी -2 टू द पावर 4 -2 इंटू -2 का टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 टू द पावर 2 -5 इंटू -2 प्लस 8। इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे दिस विल बी 62। बस यही आंसर है। तो सर जब इसी पॉलिनोमियल को हम लोग x+2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा रिमाइंडर विल बी 62। बस आ गया आंसर। और एक छोटा सा मैथ देख लेते हैं, फैक्टर थ्योरम का है। बोला क्या, बोला देखो इजी है। बोला गया कि x+2 एंड x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर्स। दोनों ही देखो, आर फैक्टर मतलब हम लोग वही आइडिया वापस अप्लाई करेंगे कि रिमाइंडर इक्वल टू 0 कर सकते हैं ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन शो दैट p इक्वल्स टू r। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस पॉलिनोमियल के अंदर ऑलरेडी p है, तो इस पॉलिनोमियल का नाम मतलब डिविडेंड का नाम हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, gx पकड़ लेते हैं। चलो कि gx इक्वल्स टू px² प्लस 5x प्लस r। मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप जम्प करूँगा, आई होप तुम लोग समझ पाओगे। बहुत बड़ा बड़ा स्टेप जम्प नहीं, छोटा छोटा। x-2 को जब मैं डिविजर पकड़ रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको जब मैं डिविजर पकड़ रहा हूँ तो इसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। इसको जब हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो वो कितना होना चाहिए, g ऑफ 2, क्योंकि ये क्वेश्चन में इज अ फैक्टर। देखो दिस इज अ फैक्टर एंड दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो फैक्टर होने से हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू को पुट करके जो आंसर आना चाहिए वो 0 होगा, क्योंकि फैक्टर है। हम लोगों ने प्रीवियस एक न्यूमेरिकल में देखा कि इसको हम लोग इक्वल टू 0 कर सकते हैं फैक्टर होने की वजह से। तो यहाँ पर हम लोग इस जगह पर क्या बैठाएंगे, x की जगह पर 2 बैठा सकते हैं। तो p ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल्स टू 0, ये तो पुट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 2 आया तो g ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो वहाँ पर इसको बैठा के जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ से क्या आएगा, 4p प्लस 10 प्लस r शुड बी इक्वल्स टू 0। ये मेरा पहला कंडीशन से आ गया। सिमिलरली जब मैं x माइनस हाफ को डिविजर पकड़ रहा हूँ तो मेरा जो पॉलिनोमियल है उसमें, अच्छा यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस हाफ। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, जगह थोड़ा सा कम है बोल के, प्लस हाफ मतलब g ऑफ हाफ हो जाएगा इधर, दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। इसको हम लोग अगर सेम तरह से यहाँ पर पुट करें इस पॉलिनोमियल में, मतलब क्या होगा, p इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 5 इंटू हाफ प्लस r इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या आ रहा है, यह आएगा p/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, प्लस 5/2 प्लस r इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग इसको एलसीएम करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे तो क्या आएगा, इसमें एलसीएम हो जाएगा 4, इधर इक्वल टू 0 रख देते हैं, इधर हो जाएगा p प्लस 5 2 ज़ा 10 और इधर हो जाएगा 4r इक्वल्स टू 0। तो इधर 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको भी 0 कर सकते हैं हम लोग, और इसका एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। बहुत बड़ा कुछ है नहीं है, आई होप तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक के मुताबिक यहाँ पर हम लोगों ने क्या अप्लाई किया, वो वही मेन इसका मैथ के पीछे का आइडिया था कि ये वाला लाइन समझ में आना चाहिए और ये वाला लाइन समझ में आना चाहिए, तो ही तुम्हारा हो गया, मतलब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का आइडिया का एप्लीकेशन हो गया। बाकी नॉर्मल एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है। p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल्स टू 0, इसको उधर भेज दो कि 10 को उधर भेज देते, तो p प्लस 4r क्या हो जाएगा, -10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 पहले वाला था। अच्छा देखो, इक्वेशन नंबर 1 को भी थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर तुम लोग कॉपी में लिख लो कि ये 10 को अगर मैं उधर भेजूँ तो क्या बनेगा, 4p प्लस r इक्वल्स टू -10। उसको यहाँ पर लिखते हैं, 4p प्लस r इक्वल्स टू -10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है लिखना यहाँ पर, आई होप समझ में आ रहा है।
तो इक्वेशन नंबर 1 से मुझे देखो एक वैल्यू मिला कि 4p प्लस आर का वैल्यू -10 है और p प्लस 4r का वैल्यू भी -10 ही है, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू -10 है। तो मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ इक्वेट कर सकता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूं कि सर यहां पर इसका वैल्यू भी -10 है और इसका वैल्यू भी तो -10 है। मतलब इसका इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड अगर सेम हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वेट कर सकता हूं मैं क्या, कि 4p प्लस आर, इसका लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू p प्लस 4r। तो अगर सारे p के टर्म्स एक तरफ लेके आओ, ये p इधर आके माइनस बन जाएगा तो 3p बन जाएगा, ये r इधर आके 4r से माइनस हो जाएगा तो 3r बन जाएगा, दोनों तरफ 3 कैंसिल, p इक्वल्स टू r। प्रूव्ड हो गया। यही हमको करना था मैथ में। तो बाकी तो पार्ट तो एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, आई होप समझ में आ गया तुमको। देख लो दोबारा, अगर नहीं समझ में आया तो मतलब ये सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट आई होप समझ में आ जाएगा। आइडिया क्या था मैं दोबारा बोल दूं कि जब भी हमें फैक्टर है ये बोला गया है कि हम लोग डायरेक्टली उसके रिमाइंडर को इक्वल टू 0 कर देंगे। याद रखना, जब भी तुम्हें फैक्टर है ये दिया गया है, हर एक मैथ ऐसा जहां पर तुम्हें फैक्टर है बोला गया है डायरेक्टली, इक्वल टू 0 पुट कर दो, कुछ करने का जरूरत नहीं, इक्वल टू 0 पुट कर दो एक्सप्रेशन में। ये डिविजर को इक्वल टू 0 बैठा के यहाँ पर वैल्यू बैठा दो डिविडेंड में, और उसको दैट मच इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो हम लोगों ने वही किया। फिर सिंप्लीफाई करते करते इक्वेशन आएगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमारे पास जो कंडीशन प्रूव करने बोलेगा या जो वैल्यू निकालने बोलेगा वो आ जाएगा। तो ये कुछ टाइप के मैथ हम लोगों ने डिस्क्राइब यहाँ पर कर लिया, कुछ डिस्कस कर लिया, जिसके थ्रू हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के न्यूमेरिकल्स को कर पाए। आई होप तुम्हारा आइडिया पहले से थोड़ा स्ट्रेंथन होगा ये डिस्कशन को देख के। तो ये कुछ थियोरेटिकल पार्ट हमारा डिस्कशन हो गया पॉलिनोमियल का। अभी आते हैं इसके बाद फैक्टराइजेशन में, जो थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, मतलब इजी है, छोटे 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 बहुत सारे टुकड़ों में टूटा हुआ है, बहुत सारे फॉर्मूलाज में कंस्ट्रक्टेड है पूरा बात, बट छोटे छोटे मैथ हैं। आते हैं उस टॉपिक में, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फैक्टराइजेशन अगर हो गया तो ये चैप्टर कंप्लीट है। शुरू का जो थियोरेटिकल पार्ट है, आई होप तुम्हें इस डिस्कशन से थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आते हैं फैक्टराइजेशन में। और एक बात बोल दें कि हम लोग जहाँ पर फैक्टर टर्म को यूज़ करेंगे, तुमको कोई कोई बुक में दिखेगा कि इसको मल्टीपल टर्म भी यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा करके देखो कि यहाँ पर सपोज कोई एक जगह पर कोई एक न्यूमेरिकल में हम लोग देखें कि x+5 कोई एक px के लिए फैक्टर हो रहा है, कि मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, p ऑफ -5 जब तुम कर रहे हो वो 0 आ रहा है, तो वो फैक्टर है। हम लोग बोलते हैं कि x+5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इसका उल्टा भी पॉसिबल, मतलब उल्टा तरह से भी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग फैक्टर बोलेंगे तो बोलेंगे x+5 इज अ फैक्टर ऑफ px। ऐसा बोलते हैं ना कि px का एक फैक्टर है x+5। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग कि x+5 का एक मल्टीपल है px। मतलब इसके एस्पेक्ट में बोलेंगे तो उसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं, इसके एस्पेक्ट में बोलेंगे तो इसको फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 से हम लोग जब 14 को डिवाइड किए थे, रिमाइंडर 0 आया था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 14 का एक फैक्टर 2 है, लेकिन 2 का एक मल्टीपल 14 है। नॉर्मल वही सब टर्म्स हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी आ सकता है, इसके लिए वाला बात बोल देना। आते हैं अभी फैक्टराइजेशन में। तो जब हम लोग फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं तो हम लोग पहले तो फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं। फैक्टर थ्योरम हमको जब पता है फैक्टर मतलब क्या होता है वो पता है, तो हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो बेसिकली करना क्या है, तुमको एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा। फैक्टराइजेशन का तो गोल मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुमको एक कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तुम्हें उसके फैक्टर्स ढूंढने हैं कि कौन से नंबर से या कौन से एक्सप्रेशन से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये है फैक्टराइजेशन का मेन गोल। बट अगर मैं थोड़ा सा सिंपल टर्म में बोलूँ इसको, जाके तुम देख के समझ पाओ, तो फैक्टर मतलब इतना होता है कि हमें कोई एक नंबर दिया हुआ है, सपोज 14। इसको 14 हम लोग प्रीवियसली एग्जाम्पल लिए थे, इसलिए बार बार इसी नंबर को यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इसको मैं अगर फैक्टराइज करूँ क्या आएगा, 2 × 7। मतलब एक नंबर को मुझे उससे सिंपलर छोटे छोटे नंबर्स पे इनटू फॉर्म पे दिखाना है। मैं 14 को अगर 10 + 4 में दिखाऊं, ये फैक्टराइजेशन नहीं है। फैक्टराइजेशन हमेशा दो जो फैक्टर तुम लिख रहे हो वो इनटू फॉर्मेट में ही रहना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। कि तुम जो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम लोग वही करेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके हम लोग समथिंग इनटू समथिंग लाएंगे। ये 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, बट इनटू फॉर्मेट में आएगा। समझो ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस रह सकता है, बट ये टोटल एक्सप्रेशन के साथ इनटू और एक एक्सप्रेशन, इनटू और एक एक्सप्रेशन, ऐसे इनटू फॉर्मेट में रहेगा। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन में हमको आंसर कैसे आएगा, समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्मेट में आएगा। प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर रह सकता है, बट एज अ होल एक्सप्रेशन इनटू एक्सप्रेशन होगा। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन के आंसर का फॉर्मेट। फैक्टर्स का मतलब हम लोग प्रीवियस थ्योरम से देख लिए, बोल के समझना भी ईजी हो गया।
सो हम लोग इसको भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये पूरा जो सेक्शन है इस चैप्टर का, ये 2 हिस्सों में मैं बाँट रहा हूँ समझाने के लिए। एक हिस्सा है जहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक को लेके काम करना पड़ेगा, मतलब जिसका डिग्री 2 है, जिसका डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक टर्म्स को लेके काम करना पड़ेगा। और एक में क्यूबिक को लेके फैक्टराइज़ करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन है हमारे पास और क्यूबिक फैक्टराइजेशन है, ठीक है। इसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं, इसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं। लेकिन दोनों फार्मूलाज पढ़ने से पहले, दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स करने से पहले, फैक्टराइजेशन का जो सबसे प्राइमरी स्टेप होता है वो पहले समझ लेते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लेना, कॉमन चेक करना। ये कॉमन अगर तुमको समझ में आ गया तो उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक को अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्यूबिक को अप्लाई करेंगे। बट कॉमन लेना इसके अंदर भी आ सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है। तो कॉमन लेना इज द प्राइमरी बेसिक वे ऑफ फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल दिखाते हैं। सपोज मैं तुमको बोल रहा हूँ, कहीं पर तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, 9x² प्लस 12xy। देखो ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि बीच में प्लस दिया हुआ है। इसको हमें इसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब समथिंग इनटू समथिंग में लाना है। तो क्या करेंगे, कॉमन लेना हम लोग प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा थोड़ा सीखे थे ब्रेक करके। इसको ब्रेक करने से क्या आएगा, 3। मैं एक बार ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद और ब्रेक नहीं करेंगे, स्टेप जंप करेंगे। इंटू एक्स और 12 को ब्रेक करने से क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, राइट। ये हो गया इन दोनों टर्म्स का ब्रेक डाउन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइक इंटू में, वापस वही बोल रहा हूँ, इंटू में ब्रेक करना है। अभी तुमको देखना है कि यहाँ पर ये एक टर्म पूरा पूरी है, प्लस देखे हमें और एक पूरा पूरी ये टर्म दिया हुआ है। इन दोनों टर्म में क्या क्या सेम है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 सेम है, तो उसको एक बार लिखो। जो सेम है उसको एक बार लिखना है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, वो भी कॉमन है, उसको भी एक बार लिखो। और कुछ कॉमन है क्या, देखो, और दोनों में कुछ सेम नहीं है, तो हम लोग एक ब्रैकेट शुरू करेंगे और उसके अंदर जो जो हम लोगों ने सेम नहीं, मतलब बाकी जो पढ़ा रहा है, 3 को हमने यूज़ कर लिया, 3 को यूज़ कर लिया, x को यूज़ कर लिया, इधर भी x को यूज़ कर लिया, तो क्या पढ़ा रहा है यहाँ पर, एक 3 और x पढ़ा रहा, रहने दो। प्लस यहाँ पर क्या क्या पढ़ा रहा, 2 2 ज़ा 4 पढ़ा रहा और y पढ़ा रहा, तो 4y लिख दो, हो गया। देखो ये समथिंग बाहर एक जो है मोनोमियल, इनटू ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्मेट में हमारा आंसर आ गया। बस यही फैक्टराइजेशन हो गया। ये है कॉमन लेना। इसके बाद के न्यूमेरिकल में हम लोग कॉमन ऐसे ब्रेक कर करके नहीं लेंगे। तुमको ये बात खुद से प्रैक्टिस करते करते फ्लुएंट होना पड़ेगा। एग्जाम में भी होना पड़ेगा, तुमको इतना टाइम नहीं मिलेगा ऐसे ब्रेक कर करके देखना। तो प्रैक्टिस करते रहो इसको, अगर तुम्हें अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो। बट कॉमन लेना सबको आना चाहिए, अदरवाइज कॉमन लिए बिना, मतलब कॉमन का आइडिया के बिना तुम न्यूमेरिकल्स कर नहीं पाओगे। क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, कोई भी चीज़ का फैक्टराइजेशन करना है तुमको कॉमन लेने का आइडिया क्लियर होना चाहिए। कॉमन लेने वाला बात के अंदर अभी बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं जो हम लोग क्लास 8 में सीखे थे, उसको हम लोग को इंडायरेक्टली कहीं कहीं अप्लाई करना पड़ता है। क्या सीखे थे, 2 फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो ऐसा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर हमें ये वाला टर्म दिया रहेगा क्वेश्चन में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया रहेगा। इससे हमें ये वाला टर्म लाना पड़ेगा खुद से। ये हम लोग क्लास 8 में सीखे थे। सिमिलरली सेम फॉर माइनस वाला टर्म, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर कॉमन लेना पड़ेगा। हालांकि ये क्वाड्रेटिक के अंदर ही आ गया, बट प्राइमरी लेवल पे कॉमन लेने के टर्म्स में भी, क्योंकि हम लोग ये 8 में सीख चुके हैं बोल के, प्राइमरी लेवल के न्यूमेरिकल्स में भी ये दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैथ देखो ये एक मैथ है, ये वाला मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत कुछ लेसन है बोल के वाला मैथ मैंने चूज़ किया। पहला बात तो कि देखो, तुम ये वाला फॉर्मूला से अगर तुम फ्लुएंट हो तो ये स्ट्रक्चर तुमको जब भी दिखेगा ना, ये पहला 3 नंबर का स्ट्रक्चर, ये 2 तरह के मैथ आते हैं। देखो पहले सपोज तुम्हें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2। कैसे करना है इसको, कि जब तुम देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, ये स्क्वायर वाले टर्म और इस स्क्वायर वाले टर्म को शुरू में होल स्क्वायर में लिखो और लास्ट में इस टर्म को होल स्क्वायर में लिखो। तो इसको मैं रेप्लिकेट करने का कोशिश कर रहा हूँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ। अच्छा, बीच में देखो 2 भी है एक, उसको मैं सेंटर में रख रहा हूँ, तो -2 रहेगा बीच में। तो माइनस है बोल के मेरा देखो सिमिलरिटी इसके साथ मैच होगा कि ए स्क्वायर -2 प्रेजेंट है मेरे पास और बी स्क्वायर बन गया है। तो हिसाब के मुताबिक यहाँ पर जो नंबर का स्क्वायर है और यहाँ पर जो नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन बीच में होना चाहिए 2 के साथ। तो वही करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर हटाए कौन है, x है। यहाँ पर स्क्वायर हटाए कौन है, 1/x है। तो देखो ना, कटाकटी करके ये 2 बैलेंस्ड रहा। मतलब इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ विदाउट चेंजिंग एनी मीनिंग, सेम बन रहा है, क्योंकि x और x कटाकटी होकर सिर्फ 2 ही बचेगा। तो तुमको तो पहले इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर देखो ये क्या फॉर्मेट बन गया, इससे मैच हो रहा है इस चीज़ के साथ। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो ये बात को पहले फ्लुएंट हो जाओ कि जहाँ पर भी तुमको ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखे, ये काफ़ी फेमस एक मैथ है, बहुत जगह पर देता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ये स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल, जहाँ पर भी तुम्हें कोई एक नंबर का स्क्वायर प्लस उसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर -2 रहेगा। तो अगर यहाँ पर प्लस, सोच के देखो, अगर यहाँ पर +2 रहता तो ये वाला टर्म प्लस आता, तो यहाँ पर भी प्लस आता। मतलब अगर मैं सिंपली बोलूँ तो x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 रहने से तुम उसको सेम स्टेप से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये एक न्यूमेरिकल मैथ है, मतलब ये साइन का एक टाइप है, ये एक टाइप है।
यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पर उसी सेम तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तुम्हें एग्जाम में ये 3 स्टेप लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि सर ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। तो जब तक तुम इन सब ये दोनों फॉर्मूला जो क्लास 8 में सीखे थे हम लोग, उसको लेके फ्लुएंट नहीं हो, जो प्रीवियस क्लास में हो जाना चाहिए था, आई होप हो चुके हो प्रैक्टिस करते करते। अगर हो गया तो ही ये वाला टाइप निकल कर पाओगे। फिर क्या होगा, फिर देखो ये दोनों टर्म में कुछ कॉमन जाएगा। तुम्हें जहां पर भी ये 3 टर्म दिख गया ना, मतलब समझ लेना कि सर यही फॉर्मूला लगने वाला है। प्लस यहाँ पर +2 रहा तो यहाँ पर प्लस, -2 रहा तो यहाँ पर माइनस, सिंपल सा बात है। इन दोनों से क्या कॉमन जाएगा, देखो इन दोनों से जब हम लोग कॉमन लेंगे, हम लोग को पहला टर्म का साइन कॉमन लेना पड़ता है, याद रखना। ये -3 कॉमन लेंगे दोनों से, यहाँ से -3 और यहाँ से भी 3 है ऊपर, यहाँ पर x ऊपर यहाँ पर नीचे, तुम कॉमन नहीं ले पाओगे। दोनों का पोजीशन भी सेम होना चाहिए कॉमन लेने के लिए, दोनों में सेम लेने के लिए। तो -3 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, इस टर्म से x पड़ा रहेगा। और याद रखना और एक बात कि जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, अंदर का साइन उल्टा हो जाता है, मतलब ये साइन माइनस बन जाएगा। और यहाँ पर 3 बाहर आ चुका है बोल के 1 पड़ा रहेगा और नीचे का x पड़ा रहेगा। देखो अभी ये टाइप अगर ये टर्म अगर समझ गए हो कैसे आया, इसके बाद हम लोग कॉमन ले सकते हैं। मैं एक बार स्टेप लिख के दिखा देता हूँ। सपोज मैं तुमको बोल रहा हूँ a² मतलब क्या होता है, a इंटू ए होता है ना। तो ये पूरा ब्रैकेट का अगर मुझे स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब यही पूरा ब्रैकेट 2 बार मल्टीप्लाइड है तब ना स्क्वायर आया था वो। उसके बाद -3 देके वो ब्रैकेट और एक बार है। तो हमारे पास अभी 2 टर्म क्या क्या है सर, ये पूरी एक टर्म है। जब तक तुम्हें बीच में प्लस माइनस नहीं दिख रहा है वो टर्म खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर इंटू में है, समथिंग इंटू समथिंग, मतलब ये पूरा टर्म है, माइनस ये पूरा टर्म है। तो इन दोनों टर्म से देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन जा रहा है, तो लेते हैं कॉमन। क्या कॉमन लेंगे, x माइनस 1/x कॉमन ले लेते हैं। और एक ब्रैकेट में जो जो बाकी रहा उसको रख देंगे। ये वाला पूरा चीज़ पड़ा रहा x माइनस 1/x और इधर -3 पड़ा रहा। बस यही हमारा आंसर है। देखो एंटायरली समथिंग इनटू समथिंग में आ गया। ये वाला आंसर नहीं था हमारा, हालांकि यहाँ पर समथिंग इनटू समथिंग आ चुका है, बट माइनस में भी तो है। पूरे आंसर में कोई बीच में प्लस माइनस नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देखो ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट है तो हमारा आंसर हो गया। ऐसे ये ब्रैकेट का भी हमको कॉमन लेना पड़ता है, जैसे कि बाइनोमियल का हम लोगों ने कॉमन लेना है, जैसे इस मैथ में दिखा रहा हूँ। अब छोटा सा और एक मैथ में दिखा दूँ कि बाइनोमियल कॉमन का बात है क्या, क्योंकि ये सब हम लोग क्लास 8 में देखे हैं। ये सब टॉपिक्स क्लास 8 में डिस्कस हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ ताकि अपकमिंग जो न्यूमेरिकल्स बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स कंपैरेटिवली से थोड़ा सा बड़े बड़े हैं वो डायरेक्टली हम लोग कर पाए। सो बस ये एक टर्म है। तुम यहाँ पर ना कोई फॉर्मूला लग रहा है ना कुछ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि कॉमन जाने का तो कोई स्ट्रक्चर है एक्चुअली, मतलब सारे टर्म से सेम नंबर कॉमन नहीं जाएगा। देखो पेयर बनाते हैं यहाँ पर, इन दोनों से कुछ कॉमन जाएगा। क्या कॉमन जाएगा, x² कॉमन जाएगा, अंदर रहेगा x माइनस 1। इन दोनों से कुछ कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, तो दोनों से अंदर रहेगा a माइनस 1, सॉरी a प्लस 1 रहेगा, दोनों में प्लस साइन है। इन दोनों में देखो बाहर पहला वाला साइन में नेगेटिव है, तो मुझे -1 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो अंदर बन जाएगा, सिर्फ सेम टर्म रहेगा, साइन उल्टा होकर +1, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन उल्टा होता है। ये भी एक ट्रिक याद रख लो, ये क्लास 8 में भी बोला गया था कि माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन उल्टा हो जाता है। इजीली बोलना होता है इसको। एनीवेज, तो ये टर्म का सर जो ब्रैकेट का बाइनोमियल है, इसमें के साथ तो इसके साथ तो ये दोनों कॉमन नहीं जा रहा है, बट हम लोग अगर इस टर्म को देखें यहाँ से यहाँ तक, तो देखो यहाँ पर भी a+1 कॉमन है, यहाँ पर भी a+1 कॉमन है। तो अगर इन दोनों से मैं a+1 कॉमन लूँ और एक ब्रैकेट में क्या पड़ा रहेगा, x माइनस 1, और ये देखो फैक्टराइज हो चुका है इस टर्म के साथ, तो ये पूरी एक टर्म बन चुका है, क्योंकि बीच में प्लस है बोल के ये और एक अलग टर्म हो गया। प्लस माइनस से टर्म सेपरेट होते हैं। ओके, अभी इस टर्म का और इस टर्म का देखो क्या कॉमन है, यहाँ पर भी x माइनस 1, यहाँ पर भी x माइनस 1 कॉमन। तो ये दोनों के x माइनस 1 एक ब्रैकेट में ले लो और अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर x² पड़ा रहा, यहाँ पर क्या पड़ा रहा, प्लस पड़ा रहा, a पड़ा रहा, +1 पड़ा रहा। ये हो गया एंटायर क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे हम लोग को बाइनोमियल कॉमन लेना होता है। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ही सीख चुके हैं। क्लास 8 में ही इनका हम लोगों ने एप्लीकेशन कर लिया था, फैक्टराइजेशन चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे इनके बारे में। अभी हम लोग अपकमिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं इनके बाद जो मैं बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला के वाइज होगा या क्यूबिक फार्मूला वाइज होगा, उसको मतलब उसको उसका बेस बनाने के लिए, एक बार रिकॉल करने के लिए मैंने दोबारा ये सब टॉपिक डिस्कस कर लिया। आते हैं अभी क्लास 9 में हमें जिस तरह के मेजर न्यूमेरिकल्स करने हैं उसमें। तो देखो अभी इसको अगर उस सेक्शन वाइज ही करें हम लोग कि क्वाड्रेटिक, एक बार सेक्शन देख लेते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर कैसे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, और फिर देखें क्यूबिक के बारे में। क्वाड्रेटिक में मेजरली हमें 3 फार्मूलाज या 3 स्ट्रक्चर्स के न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। 3 ही हैं, 3 टाइप के ही हमें न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। पहले मैं तीनों का फार्मूला या आइडिया लिख दूँ क्या क्या है। पहला जो हमें करना पड़ेगा वो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला है। सेकंड वाला है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, और लास्ट है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। लेकिन याद रखो हम लोग जो प्रीवियस क्लास में देखे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनका फॉर्मूला इसके अंदर ही इंक्लूडेड होकर आंसर क्वेश्चन में आएगा, इंटरनली ये अप्लीकेबल होगा। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का बात थोड़ा सा अगर बोल दूं, इसके लेके हमारा अलग एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वो भी देख लो अलग से। यहाँ पर अभी मैं इन दोनों के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्क्राइब करूँगा जो हमको आ जाएगा, बहुत ईजी है।
ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, मतलब क्लास 8 में इसको लेके भी न्यूमेरिकल्स थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ऑलरेडी यहाँ पर तुम लोग फैक्टराइजेशन का आइडिया अप्लाई कर चुके थे, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला क्या था, समथिंग माइनस समथिंग है ना, और यहाँ पर देखो समथिंग इनटू समथिंग है, मतलब ऑलरेडी ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही फॉर्मूला तुमको दिया गया है। देखो समथिंग इनटू समथिंग, दो बाइनोमियल का इनटू में दिया हुआ है, राइट। तो इसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अभी इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये वाला आइडिया भी इंक्लूडेड रहेगा, याद रखना, ये वाला रिमूव नहीं हो रहा है। मतलब क्लास 9 में डायरेक्टली इसका कोई एक्सरसाइज नहीं बोल के ऐसा कोई मैथ नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा मैथ, ठीक है। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स पहले देखते हैं इस फॉर्मूला से, पहले टाइप 1 का देखते हैं, टाइप 2 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर टाइप 3 देखेंगे, ठीक है। देखो ये एक न्यूमेरिकल है जहाँ पर हमें 6 टर्म्स दिख रहे हैं, और देख के ही क्लिक होना चाहिए कि सर ये पहला 3 टर्म तो पक्का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो इसको मैं अगर पहले ब्रैकेट में लिखूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बना रहा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन अगर तुम इसके बाद के 3 टर्म को देखो, यहाँ पर देखो साइन का थोड़ा गोलमाल है, ए स्क्वायर नेगेटिव में है, बी स्क्वायर नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में तो होना नहीं चाहिए, तो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो वहाँ से, तो अंदर सारे के सारे साइन उल्टा हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2ab, प्लस था बोल के, और ये माइनस से प्लस बन जाएगा। अब तो फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला बना, ये बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये किसका बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी देखो अभी भी फैक्टराइज हुआ नहीं है, अभी देखो ये समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर है, जो हमारा मेन फॉर्मूला का पार्ट था। देखो समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, पहला टर्म का स्क्वायर है माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो पहला टर्म प्लस सेकंड टर्म एक ब्रैकेट में, पहला टर्म माइनस सेकंड टर्म एक ब्रैकेट में। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि देखो स्क्वायर माइनस स्क्वायर दिख रहा है तुमको, जहां पर भी समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर दिखेगा तुम ये वाला अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि बाइनोमियल है बोल के मैं 2 ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। पहले तो हमारा फर्स्ट टर्म ए, मतलब ये ए है, सपोज मैं इसको ए पकड़ रहा हूँ, इस पूरे को बी पकड़ रहा हूँ, तो ए प्लस बी होता है एक बार एक ब्रैकेट में, और इनटू में दूसरा ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी। बस वही कि अभी इसको ब्रैकेट को जब क्यों ब्रैकेट में यूज करने बोला यहाँ पर, क्योंकि बाइनोमियल है। जब भी तुम्हें बाइनोमियल दिया रहेगा ब्रैकेट यूज करना, तो फिर साइन का गलती नहीं होगा। अब ब्रैकेट को जब तुम खोलोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। यहाँ पर जब खोलोगे तो माइनस के लिए चेंज हो जाएगा, माइनस है बोल के ये माइनस ए के साथ लग के माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। यहीं पर गलती होता है बहुत ज़्यादा। तो बस यही आंसर है, हो गया। इसको तो सिंपलीफाई एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा नहीं, लाइक टर्म्स तो कुछ है नहीं। तो ये ऐसे इनसाइड क्वेश्चंस में, मतलब देखो इस फॉर्मूला के अंदर भी वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इवन कॉमन तुम्हें पहले लेना पड़ेगा, उसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। और एक फॉर्मूला जो कभी कभी एग्जाम में आता है, वो भी मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ इसमें, ये बहुत बार नहीं आया है बट फिर भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है। ये बहुत ज़्यादा मैथ में तुम्हें दिखेगा नहीं, बट फिर भी फॉर्मूला याद रख लो, कुछ कुछ जगह पर काम आएगा, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में फैक्टराइज्ड फॉर्मूला, पहला बात, जैसे यहाँ पर तो डायरेक्टली आंसर में समथिंग इनटू समथिंग आ रहा था, यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टराइज्ड टर्म में आंसर नहीं आएगा, बट जान लो ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बाहर प्लस 2ab। मतलब एक्चुअली होल स्क्वायर के अंदर जो साइन रहेगा 2ab का साइन उसका ऑपोजिट होता है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, कुछ कुछ जगह पर काम आता है। इसको थोड़ा सा अगर तुम नोट डाउन कर रहे हो, प्रेफरेबल नोट डाउन करो सब कुछ जो डिस्कशन हो रहा है इस पूरे वीडियो में, तो ये नोट करके रख लो, ये कभी कभी काम आएगा हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स में। अभी उसके पहले और एक बात, अगर मैं एक न्यूमेरिकल तुम्हें एग्जाम्पल वाइज दिखाऊं कि हमें यहाँ पर और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कॉमन तो लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर तुम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। देखो सपोज तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए क्या करोगे। तो अगर देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक, पहला बात तो ये बच्चे जनरली देख के क्या गलती कर सकते हैं वो पहले दिखा दूँ। तो ये जो दिखा रहा हूँ देख लो पहले, ए और ए स्क्वायर को एक साथ रखते हैं, माइनस बी और बी स्क्वायर को एक साथ रखते हैं। सर क्यों, ताकि मेरा कॉमन चला जाए, यहाँ से ए कॉमन चला जाएगा, फिर अंदर रहेगा 1 माइनस ए, यहाँ से अगर मैं माइनस बी कॉमन ले लूँ, अंदर रहेगा 1 माइनस बी। फिर इसके बाद क्या, हम लोग के पास जो 2 टर्म आता है, यहाँ पर एक टर्म, यहाँ पर एक टर्म, ऐसे कॉमन लेना पड़ता है कि सर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ जाए, ताकि मेरा कॉमन चला जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रीवियस तुम्हें एक मैथ दिखाऊँ, ये वाला मैथ देखो, हम लोगों ने यहाँ से ऐसा कुछ कॉमन लिया कि जहाँ पर जो ब्रैकेट आया यहाँ पर भी सेम ब्रैकेट आया, ताकि मैं उस ब्रैकेट को नेक्स्ट लाइन में कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर जो जो टर्म पड़ा हुआ है उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख सकूँ। यही तो आइडिया था। लेकिन इस मैथ में अगर तुम देखो जो हम लोगों ने अभी लिखा, इस मैथ में देखो वो तुम नहीं कर पा रहे हो,
लेकिन यहाँ पर जो ब्रैकेट आया यहाँ पर वो ब्रैकेट नहीं आया, तो तुम कॉमन तो नहीं ले पाओगे ऐसे ब्रैकेट, अगर ऐसा स्ट्रक्चर में आ गया तो इसीलिए ये वाला मैथ ऐसे नहीं होगा। तो जस्ट बिकॉज तुम्हें सिमिलर टर्म्स दिख रहे हैं, तुम कॉमन लेके सोच रहे कि हो गया मैथ, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए, देखो ये वाला स्टेप गलत था, तो अभी सही स्टेप क्या होगा इस मैथ का। इसमें हमें जो दिया हुआ है, एक बार दोबारा लिख लेते हैं क्वेश्चन को, a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। तुम बोलोगे सर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये भाई प्रैक्टिस से आता है। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग सिखा नहीं सकते, कुछ कुछ चीज़ें खुद से सीखना पड़ता है, देयर इज अ डिफरेंस। तो अभी वो प्रैक्टिस करते करते होता है। इन दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो अंदर क्या रहेगा, अंदर का साइन उल्टा हो जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइनस कॉमन लेने से हो गया। देखो अभी फॉर्मूला में आ गया क्या, इसको रहने दो, ए माइनस बी को, ये तो फॉर्मूला में आ गया। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही लिख दो, ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो ये पूरा एक टर्म जो कि ब्रैकेट के अंदर है, माइनस के बाद हो गया बोल के ये दूसरा टर्म हो गया, और इंटू है बोल के ये एक ही टर्म काउंट होगा। अभी देखो इसमें एक ब्रैकेट और इसमें एक ब्रैकेट कॉमन है, अभी मैं इनको कॉमन ले सकता हूँ कि सर मैं दोनों से ए माइनस बी कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ से अगर ए माइनस बी बाहर निकल गया तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब वन पड़ा रहा। इसको भी याद रखना, वन पड़ा रहता है, कुछ भी जीरो नहीं होता वहाँ पर कॉमन लेने से। माइनस यहाँ पर ए प्लस बी पड़ा रहा, बस यही आंसर है। और क्योंकि इसमें दो ब्रैकेट हो तो तुम ब्रैकेट को खोल के भी सिंप्लीफाई कर दे सकते हो, इसको कर दो। ये हो गया ए माइनस बी एक ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर रहेगा वन माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी, बस ये हो गया आंसर, डन। ये हो गया हमारा इसके लिए आंसर, ऐसे फॉर्मेट में आता है। और जनरली ऐसे हम लोग कॉमन लेना पड़ता है, कभी माइनस, कभी एक्स, कभी ए, कभी 5, कभी 3, कोई कॉमन ले, मतलब देखो बार बार बोल रहा हूँ, कॉमन लेने का बात कभी इग्नोर मत करना। कॉमन तुम्हें हर एक मैथ में लेना पड़ सकता है। कॉमन लेना इज द प्राइमरी टारगेट फॉर फैक्टराइजेशन के न्यूमेरिकल्स। अगर फैक्टराइजेशन के न्यूमेरिकल में कॉमन जा रहा है तो पहले कॉमन लो, उसके बाद फॉर्मूला देखना। कॉमन सबसे पहला प्रायोरिटी है, कॉमन लेना सबसे पहला प्रायोरिटी है। अगर कॉमन जा रहा है तो ले लो, उसके बाद देखा जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं, फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है वो बाद में देखा जाएगा। अगर तुम एक सिंपल मैथ में दिखाऊं, मैं सपोज एग्जांपल बोल रहा हूँ, ऐसा एक मैथ तुम्हें दिया हुआ है 150 माइनस 6x स्क्वायर। तुम इसमें से क्या किसका स्क्वायर करोगे, ये तुम, ये 150 किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या करोगे, तो इसमें तो फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है। तो इसीलिए हम लोग पहले ही फॉर्मूला में जंप नहीं करेंगे। हमारा हर एक फैक्टराइजेशन का न्यूमेरिकल का पहला टारगेट होगा कॉमन लेना। अगर कॉमन नहीं गया देन वी कैन गो फॉर लुकिंग एट द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला बाद में, पहले कॉमन लेना। अगर कॉमन नहीं गया, बार बार बोल रहे हैं, अगर कॉमन नहीं गया देन एंड ओनली देन लुक फॉर द फॉर्मूलाज। यहाँ पर देखो कॉमन नहीं जा रहा है बोल के हम लोग, सॉरी कॉमन जा रहा है, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, तो कॉमन लेते हैं यहाँ से। 6 कॉमन जाएगा, अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर 25 रहेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखो ये फॉर्मूला बन चुका है 6 कॉमन लेने के बाद। 25 किसका स्क्वायर है, ये तो 5 का स्क्वायर है सर, और ये एक्स का ही स्क्वायर लिख देते हैं ब्रैकेट लगा के। तो देखो अभी ब्रैकेट के अंदर, मतलब थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मूला बना, मतलब स्ट्रक्चर बना, वो फॉर्मूला शो कर रहा है। ये क्या होगा, ए प्लस बी एक बार, 5 प्लस एक्स, और एक ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लस बी इंटू माइनस बी, बस यही आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन के शुरू में हमको देख के लग रहा था कि ये फॉर्मूला नहीं बन ही नहीं रहा है, कॉमन लेने के बाद देखो बन गया। तो कॉमन बार बार बोल रहे हैं, कॉमन हमेशा तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो आई होप इस टाइप के न्यूमेरिकल को तुम अभी फेस कर पाओगे। यहाँ के ये वाला फॉर्मेट का मिडिल टर्म का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अभी आते हैं इस फॉर्मेट के न्यूमेरिकल में। यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है इस मैथ का, कि यहाँ पर ना इस फॉर्मेट से दो तरह के मैथ आते हैं, दोनों ही देखते हैं। चलो देखो ये जो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला का पहले बात तो एक्सप्रेशन क्या है, मतलब फॉर्मूला का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है पूरा कंप्लीट। ए प्लस बी प्लस सी को अगर तुम होल स्क्वायर करो, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीनों का पहले इंडिविजुअल स्क्वायर कर दो, फिर पेयर पेयर करके 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यह है इसका फॉर्मूला। तो इसमें मैंने बोला कि दो तरह का न्यूमेरिकल आता है। क्या क्या आता है सर, तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया रहेगा और ऐसे बोलेगा एक्सपैंड करो, तब तुम्हें ये निकालना है, ये एक्सपेंशन का मैथ है, एक्सपैंड करो। और कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में ये वाला पार्ट ही दे दिया रहेगा और बोलेगा ये निकालो, तब ऊपर दिया रहेगा फैक्टराइज करो बोल के, ये फैक्टराइजेशन का मैथ है। तो दो तरह के यहाँ पर मैथ आते हैं, फैक्टराइजेशन का भी आता है और एक्सपेंशन का भी आता है। हम लोग दोनों का न्यूमेरिकल देखेंगे। एक्सपेंशन तो बहुत ईजी है, तुमको दिख रहा है ऑलरेडी कि फॉर्मूला में वैल्यू बढ़ा देना है, फिर भी उसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। देखो ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है 2a माइनस बी प्लस 5c। इसको हम लोग कैसे करेंगे, फॉर्मेट क्या है, पहले तीनों नंबर का इंडिविजुअल स्क्वायर करो। ध्यान दो यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि सर यहाँ पर b माइनस में है, तो ठीक है हम लोग सब जगह पर b को ब्रैकेट लगा के माइनस में ही लिखेंगे। क्या है सर, a स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर, ठीक है पहले तो एक बार लिख के ही करते हैं 2a का स्क्वायर प्लस प्लस देखिए करना है पूरे मैथ को। b के जगह पर हम लोग माइनस b लिखेंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर
तो तुमको ऐसे एक्सप्रेशन में जहाँ पर भी माइनस दिख रहा है घबराने की कोई बात नहीं है, फॉर्मूला को सेम यूज़ करो, बस ब्रैकेट लगा के ऊपर माइनस लगा दो और कुछ नहीं। 5c होगा यहाँ पर c की जगह पर, तो 5c का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab मतलब क्या, 2 इंटू पहला वाला मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 2a इंटू सेकेंड टर्म दैट इज -b, ओके, प्लस दूसरा उसके बाद क्या है 2bc मतलब 2 इंटू सेकेंड टर्म पहले है, फिर c मतलब थर्ड टर्म मतलब यहाँ पर 5c है वो, ओके, और इसके बाद मैं थर्ड टर्म को ऊपर लिख रहा हूँ, तो उसके बाद थर्ड टर्म क्या है 2 इंटू सी ए, यही वाला टर्म है ना, सी ए मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 2a है इंटू सी मतलब 5c है, तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा 2a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस -b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर ही होगा, प्लस 5c का स्क्वायर मतलब आएगा 25c स्क्वायर, इसमें क्या हो रहा है देखो तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4ab हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10bc हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20ac हो जाएगा आंसर। बस हो गया, इतना 2 लाइन का मैथ, एक्सपेंशन बहुत ईजी है, जस्ट फॉर्मेट को फॉलो करो और जहां जहां नेगेटिव दिख रहा है, जो जो टर्म में तुमको क्वेश्चन में नेगेटिव दिख रहा है उसको जहां जहां पर लिख रहे हो ब्रैकेट लगा के माइनस में लिख दो बस, और कुछ नहीं करना, जहां जहां लिखना है, हो गया। अभी आते हैं ऑपोजिट टर्म में, फैक्टराइजेशन में, इसका भी एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप का न्यूमेरिकल इस टॉपिक के अंदर, जो कि था एक्सपेंशन वाला पार्ट। अभी आते हैं फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन में भी नेगेटिव आ सकता है और यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अलग होगा, वो भी दिखा दे रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन लिख के, देखो ये क्वेश्चन दिया है, फैक्टराइज करना है हमें, तो हमको दिख रहा है कि सर ये 3 स्क्वायर है मतलब इसी फार्मूला का होगा, तो तुमको ये और एक स्किल है, तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन देख के। अभी मैं तुमको फार्मूला ऊपर हेडिंग लिख के बोल दे रहा हूँ कि सर अभी हम लोग इसका मैथ कर रहे हैं बोल के, तुम तो इसको ही अप्लाई करोगे, लेकिन एग्जाम में तुम्हें हैफेजर्डली अलग अलग न्यूमेरिकल के बीच में ये दे दिया, तो तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे कौन सा न्यूमेरिकल का कौन सा फार्मूला लगने वाला, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, देख के तुम आइडेंटिफाई कर पाओ। तुम्हें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है, फिर टर्म्स दिख रहे हैं ए बी बी सी सी ए का, बट उतना कुछ माइनस में है, सर कौन सा माइनस होगा कैसे करेंगे, उतना दिमाग खराब नहीं करना। देखो मैं तुम्हें सिंपली समझा रहा हूँ कैसे करोगे, एकदम मेरे स्टेप्स को फॉलो करो, बहुत इजीली होगा और गलती होने का चांस बहुत कम जाएगा ऐसे न्यूमेरिकल में। कैसे करना है, तुम सिर्फ इन तीनों टर्म्स को ध्यान दो, जो स्क्वायर है, जो परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है, सिर्फ इन पे ध्यान दो और कुछ नहीं करना है। 4x किसका स्क्वायर है, मतलब 4x का स्क्वायर देखो 2x का होल स्क्वायर है पक्का, ठीक है, प्लस 9y किसका स्क्वायर है सर, ये तो 3y का स्क्वायर है, प्लस 16z किसका स्क्वायर है, ये तो 4z का स्क्वायर है ना, ठीक है, ऐसे तुम लिख लो। अभी इनको तुम्हें देखना ही नहीं है, पहले इनको हटा दो, दिमाग से निकाल दो इसको। तुमको क्या पता है कि अगर सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ तो उसके बाद टर्म्स क्या क्या आने चाहिए फार्मूला के मुताबिक, 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड, फिर 2 इंटू सेकेंड थर्ड, फिर 2 इंटू फर्स्ट और थर्ड। तो हम लोग वही करते हैं क्योंकि हमको तो मिल चुका है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो हम लोग उसी फॉर्मेट को दोबारा लिख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड मतलब 2x, ब्रैकेट देके लिखो, फिलहाल ब्रैकेट देके लिखना है इसको, इंटू 3y, मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस सब में प्लस ही लगा देना तुम, माइनस क्यों आ रहा है नहीं आ रहा है देखेंगे बाद में। फिर आज इसमें क्या आना चाहिए, सेकेंड और थर्ड मतलब आना चाहिए सर 3y और 4z, और प्लस लास्ट में आना चाहिए फर्स्ट और थर्ड मतलब 2 इंटू 2x इंटू 4z, यही आना चाहिए था ना। तो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिख लिया। अभी ये लिखने के बाद हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव साइन को ध्यान से देखेंगे, उसके पहले नहीं। उसके पहले मैंने क्या बोला, पहले परफेक्ट स्क्वायर किसका किसका है देखो और उन्हीं का कंपैरिजन यहाँ पर बैठा दो, मतलब वो कॉम्बिनेशन, और कुछ नहीं करना, सिर्फ उन्हीं का कॉम्बिनेशन देख लो बस। तो तुम्हें ये देखना ही नहीं है 12 आ रहा है 24 आएगा, पक्का आएगा। तुम अगर इसको ठीक से लिखे हो तो इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन नहीं यहाँ पर आना चाहिए, तो तुम इनको देख के ही इनको बनाओ, ये 3 सेक्शन को, इनको बाद में देखा जाएगा। अभी तुम क्या देखोगे, अभी तुम इन तीनों के अंदर देखो कौन सा नेगेटिव है। ये वाला सर नेगेटिव है सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म नेगेटिव है इस सेक्शन में। यहाँ पर तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना है कि सर यहाँ पर जो 2 टर्म माइनस है, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ। जो 2 टर्म माइनस है उन दोनों टर्म में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, देखो ये है yz, ये है xz, तो दोनों में देखो z कॉमन है, मतलब ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि सर पक्का z वाला टर्म ही नेगेटिव है। यहां से हम लोग क्या समझे, जहां जहां नेगेटिव वहां वहां z, मतलब जहां जहां तुम पूरे क्वेश्चन में z लिखे हो सबको माइनस कर दो, मुझे यही हिंट दे रहा है। दोबारा बोल रहे हैं, तुम यहाँ पर पहले क्या किए, इसका ये किसका होल स्क्वायर लिखे, ये किसका होल स्क्वायर लिखे, ये किसका होल स्क्वायर लिखे, फिर मैंने क्या बोला 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड, 2 इंटू सेकेंड थर्ड, 2 इंटू फर्स्ट, मतलब ऐसा पेयर करोगे, इसका इसका एक बार, इसका इसका एक बार, इसका और इसका एक बार, ठीक है।
फिर तुम देखोगे यहाँ पर कौन से टर्म में माइनस है, जहां जहां माइनस वहां वहां कौन सा वेरिएबल है, ध्यान से देखो, एक्स की वाई की जेड, इस मैथ में एक्स वाई जेड, कोई मैथ में एबीसी रह सकता है। जहां जहां पर देखो माइनस दिख रहा है वहां वहां पर जेड प्रेजेंट है, मतलब श्योरली जेड भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जहां जहां तुमको जेड दिख रहा है उसमें माइनस कर देना, माइनस माइनस और ये भी माइनस। तो फॉर्मूला क्या बना सर? फॉर्मूला तो इन तीनों के ऊपर बनता है। नेक्स्ट लाइन लिख दोगे तुम ऐसे, 2x तो सर पॉजिटिव था, 3y भी पॉजिटिव है, लेकिन 4z नेगेटिव है, तो इन तीनों का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बस हो गया मैथ। प्रेफरेबली ऐसे हम लोग छोड़ते नहीं इस मैथ को, कोई चीज का स्क्वायर मतलब वही चीज के साथ उसी चीज को मल्टीप्लाई फॉर्मेट में लिख दो, मतलब इसी को 2 बार ब्रैकेट लगा के लिख दो, तो तुम्हारा आंसर फैक्टराइज। देखो फैक्टराइज मतलब क्या था, समथिंग इनटू समथिंग, बन गया समथिंग इनटू समथिंग, हो गया ना, बस हो गया, यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर वाले टर्म्स का न्यूमेरिकल कंप्लीट, मतलब फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन वाला पार्ट कंप्लीट। इसके बाद आते हैं क्यूबिक वाले न्यूमेरिकल्स में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन में भी हमारे पास 3 ही सेक्शन है, 3 ही सेक्शन है इसके अंदर। क्या क्या फॉर्मूला पहले बोल दूं मैं। पहले एक में आता है a प्लस बी होल क्यूब, ये माइनस बी है, माइनस का ही फॉर्मूला है, a माइनस बी का भी होल क्यूब इसी के अंदर आता है, फर्स्ट सेक्शन के अंदर ही आता है। सेकंड सेक्शन है a क्यूब, मतलब देखो यहाँ पर ये बात समझना थोड़ा ज़रूरी है कि a प्लस बी होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब अलग अलग चीज़ है, मतलब ब्रैकेट के बाहर होल क्यूब, बाइनोमियल के होल क्यूब और इंडिविजुअल क्यूब में डिफरेंस है, और यहाँ पर भी माइनस का भी फॉर्मूला इसी चैप्टर के अंदर है, इसी सेक्शन के अंदर है। और लास्ट में है और एक फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये 3 सेक्शन के न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्दर 2 टाइप के न्यूमेरिकल, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वाड्रेटिक में भी देखा, इसके अंदर एक ही टाइप का न्यूमेरिकल है, इसके अंदर 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, और इसके अंदर भी 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। तो टोटल क्यूबिक में हमको 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स बेसिक लेवल पे फेस करना होता है। तो पहले हम लोग आते हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 माने ये वाला a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब, एक ही बात है। तो a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखो, बहुत सिंपल है। फर्स्ट टर्म होगा a क्यूब और लास्ट टर्म होगा b क्यूब। ठीक है, बीच में 2 टर्म आएगा, दोनों ही 3 का कोएफिशिएंट रहेगा। प्लस का पहले कर रहे हैं, इसमें भी ए बी लगेगा, इसमें भी ए बी लगेगा, लेकिन इसमें एक में ए का स्क्वायर लगता है, एक में बी का स्क्वायर लगता है। बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर यही चीज़ माइनस में रहता, मैं देखो सेम स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी पहले ए क्यूब दे दो और लास्ट में बी क्यूब दे दो, बीच के 2 टर्म्स में 3ab लगा दो, 3ab, पहले ए का स्क्वायर फिर दूसरे में बी का स्क्वायर, लेकिन माइनस है बोल के यहाँ पर थोड़ा सा साइन बदलता है, यहाँ पर साइन ऑल्टरनेट होता है, प्लस माइनस, पहला वाला कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो कुछ नहीं है मतलब प्लस माइनस हो गया। ये हो गया हमारा पहला सेक्शन का फॉर्मूला। यहाँ पर भी 2 तरह के न्यूमेरिकल है। क्या सर, हमें ये दिया रहेगा और ये निकालने बोला जाएगा, बोलेगा एक्सपैंड का न्यूमेरिकल आएगा, इजी है बहुत, और ये दिया रहेगा, ये निकालने बोला जाएगा, बोलेगा फैक्टराइज। बस यहाँ पर भी 2 टाइप के न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी है। एक्सपैंड का एक मैथ देख लेते हैं पहले, फिर फैक्टराइज का भी देख लेंगे, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। फिर एक्सपेंशन का मैथ देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बट तुम्हें देख के जस्ट आइडेंटिफाई करना है। सपोज एग्जांपल तुम्हें दिया हुआ है 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो मैंने पहले क्या बोला, पहले वाले का क्यूब करो, ब्रैकेट यूज करना हमेशा, और लास्ट वाले का क्यूब करो, थोड़ा सा जगह लेके करते हैं इसको। बीच में क्या करना है, 3 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, और एक बार 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फिर क्या बोले थे, पहले वाले में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड वाले में दूसरे टर्म का स्क्वायर, प्लस माइनस हो गया। वो सिंप्लीफाई करो, 5 का क्यूब होता है 125 और a का क्यूब तो a क्यूब ही रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ, मतलब एक बार ऊपर लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25a स्क्वायर बनेगा, उसके साथ और एक 3b भी है, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, नंबर्स को करेंगे तो 25 3 से 75 से 225, तो बनेगा यहाँ पर होगा 225a स्क्वायर b। ठीक है सर, प्लस इसके लिए क्या होगा, 3 इंटू 5a इंटू इधर 3 का स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर बनेगा, इसका साइन प्लस तो आएगा 15 और 9 135a b स्क्वायर माइनस 9 का 3 का क्यूब होता है 27b क्यूब। बस यही आंसर है, हो गया, डन, इतना सा है, तो सिंपल सा है। अगर प्लस रहता तो प्लस से करते, माइनस है बोल के माइनस से करते, सिंपल, जस्ट स्टेप को, फॉर्मूला को फॉलो करो, कुछ नहीं करना, इतना सिंपल से। अभी इसको उल्टा भी एक देख लेते हैं, फैक्टराइजेशन का भी एक मैथ यहीं पर देख लेते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी देखो
मैं फ्रैक्शन जानबूझ के चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शंस बच्चों का बहुत डाउट रहता है, फ्रैक्शंस को देख के घबरा जाते हैं, इसीलिए फ्रैक्शंस को फेस करना। तो मैं पहले देखो स्टेप सेम है, स्ट्रैटेजी सेम है। अगर फ्रैक्शन रहा, होल नंबर रहा, डेसिमल रहा, तो मैं करना वही है जो हम लोग अभी समझा रहे हैं। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। और किस तरह से करना है मेरे को देखो, पहले तो बात मेरे को सबसे पहले जो चीज़ दिख रहा है यहाँ पर कि सर सबका साइन देखिए, प्लस माइनस, मतलब ये माइनस का ही फॉर्मूला वाला होगा, मतलब ये वाला पक्का दिया हुआ है मेरे को और माइनस में लाना, ये वाला लाना है, तब ना फैक्टराइजेशन हुआ है। और माइनस है बोल के हमको दिख रहा है, अगर सबके सब टर्म पॉजिटिव में होता मतलब ये वाला प्लस में आंसर आता। यहाँ पर देखो प्लस माइनस जो हम लोगों ने पैटर्न देखा था, प्लस माइनस, तो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अभी तुमको यहाँ पर कभी कभी ये रीअरेंज करके भी दिया जा सकता है कि सर पहले दो टर्म में प्लस दिया हुआ है, फिर दो टर्म में माइनस दिया हुआ है, ऐसा रीअरेंज तुमको करना पड़ सकता है जस्ट टू कंफ्यूज यू। इसमें थोड़ा सा इधर उधर कर दे सकता है कि सर इस टर्म को पहले कर दिया 48/5 ए को पहले कर दिया और इन दोनों को नेगेटिव को बाद में कर दिया, या फिर 8 को शुरू में कर दिया, ऐसा थोड़ा रीअरेंज कर सकता है। तुम उसको कर लेना। कैसे करोगे? तुम्हें ऐसे रीअरेंज करना है कि पहला वाला टर्म एक परफेक्ट क्यूब रहे। देखो यहाँ पर ए क्यूब है, मतलब ये पूरा टर्म किसी का क्यूब बनेगा, हमको दिख रहा है। ये तो क्लियरली दिख रहा है किसी का क्यूब नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पर भी ये भी नहीं है। और देखो 8 2 का क्यूब है, तो पहले तो हम लोगों ना टारगेट यही रहेगा सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट क्यूब में शो हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो रीअरेंज कर लो। कितना सिंपल है देखो, इसको हम लोग इधर करते हैं, थोड़ा जगह कम है बोल के। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 64/1, 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। और 125 5 का क्यूब है, तो ये ए का क्यूब बन गया सर, ठीक है। और लास्ट में जो 8 है वो किसका क्यूब बनेगा? वो तो सर 2 का क्यूब बनेगा। तो हम लोग को वो भी मिल गया कि सर मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार कि ये 2 का क्यूब बनेगा। और माइनस में तो बीच में मेरा सर वो 3ab का 2 बार टर्म आएगा, उसको लिखते हैं अब एक्सपैंड करके यहाँ पर, क्योंकि मुझे ए और बी मिल गया। देखो मुझे पहला टर्म किसका क्यूब है, लास्ट टर्म किसका क्यूब है, वो दोनों टर्म मैंने आइडेंटिफाई कर लिया रफली एक बार। उसको अभी यहाँ पर लिख के करते हैं थोड़ा सा। क्या करेंगे सर इसको? तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4a/5 का होल क्यूब, और ये 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। बीच में क्या होना चाहिए सर? माइनस है बोल के यहाँ पर -3 इंटू पहला टर्म का स्क्वायर इंटू दूसरा टर्म क्या है 2, ओके, प्लस 3 इंटू पहला टर्म नॉर्मल रहेगा यहाँ पर और दूसरे टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा माइनस। तो देखो पूरा स्ट्रक्चर मेरा बन चुका है। ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ये किसका फॉर्मूला होता है सर? ए माइनस बी का होल क्यूब। बस यही आंसर है। अभी मैं बोलता हूँ कि बार बार जब तुम्हें क्यूब बाइनोमियल में दिया होगा उसको बस 3 बार लिख दो, मतलब 4a/5 - 2, क्योंकि होल क्यूब है तो 3 बार इंटू होता है। 4a - 5/2 4a/5 - 2, सॉरी। तो ये हो गया हमारा समथिंग, क्योंकि समथिंग इंटू समथिंग में लिखना है। 4a/5 - 2 4a/5 - 2 4a/5 - 2, बस ये आंसर हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ गया ये वाला पार्ट कैसे करना है। पहले ए और बी को मतलब परफेक्ट क्यूब्स को आइडेंटिफाई, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि हम लोगों को सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म आइडेंटिफाई करना था। देखो यहाँ पर कैसे बोला था मैंने कि तुमको हमेशा स्क्वायर वाला टर्म आइडेंटिफाई करना है। ये किसका स्क्वायर है देखो, ये किसका स्क्वायर है देखो, ये किसका स्क्वायर है देखो, फिर इन्हीं को देख के यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर दो ए बी बी सी सी ए का। यहाँ पर भी हम लोग सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। क्या सर? यहाँ पर भी हम लोग पहले ए और बी मतलब किसका किसका क्यूब है वो देखे पहले। देखो ये फर्स्ट टर्म किसका क्यूब है, लास्ट टर्म किसका क्यूब है, और बीच में वही 3 पहला टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर का मल्टीप्लाई, वही करना है और साइन देख के बढ़ा देना है बस। फिर ये किसका एक्सपेंशन बना? a - b का होल क्यूब का। अब a - b का होल क्यूब मतलब क्या होता है? a - b इंटू a - b इंटू a - b, बस उसको 3 बार लिख दिया तो फैक्टराइज हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल कंप्लीट। मतलब हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जो फर्स्ट टाइप के फैक्टराइजेशन आते हैं या एक्सपेंशन आते हैं, ये वाले फॉर्मूला का हो गया डन। अभी आते हैं इसमें सिर्फ एक ही टाइप का न्यूमेरिकल है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में सिर्फ एक ही टाइप का फॉर्मूला आएगा। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या अप्लाई करना है। अच्छा पहला बात तो ये समझो कि ए प्लस बी होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में फर्क है। ये तुमको खुद से मतलब देखना नोटिस करना पड़ेगा कि सर होल क्यूब दिया हुआ है ब्रैकेट के बाहर या इंडिविजुअल क्यूब दिया हुआ है। इंडिविजुअल अगर क्यूब दिया हुआ है तो हमें ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आएगा। देखो ध्यान से 2 ब्रैकेट करना है। पहले अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी ए प्लस बी लगा दो विदाउट एनी पावर, फिर इसमें लगा दो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस में, बी स्क्वायर हमेशा प्लस ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर का। ठीक है, तो दोबारा करते हैं, माइनस का करते हैं। अगर मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया रहा तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे 2 ब्रैकेट लगाएंगे, एक छोटा सा एक बड़ा सा। पहले ब्रैकेट में श्योरली सर जो क्वेश्चन का साइन है वही बैठेगा। यहाँ पर हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बैठता है, और क्वेश्चन में जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ए और बी का मल्टीप्लाई हो गया।
ये है दोनों फॉर्मेट, और यहाँ पर सिर्फ तुमको यहाँ से यही लाना पड़ता है, क्योंकि ध्यान से देखो यही फैक्टराइजेशन है, समथिंग इनटू समथिंग में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है यहाँ पर, है ना। तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइडेड है बोल के हम लोग यहाँ पर से मतलब उल्टा यहाँ से ये लाने नहीं बोला जाएगा। इस न्यूमेरिकल में सिर्फ एक ही रहता है। तो अगर इंडिविजुअल क्यूब तुमको दिखा तो एक ही टाइप का मैथ दिखेगा, दो टाइप का मैथ नहीं। यहाँ पर सिर्फ फैक्टराइजेशन ही आता है, एक्सपेंशन नहीं आता। ओके, इसमें तुम्हें सिर्फ फैक्टराइजेशन पूछा जाएगा, उसका कुछ न्यूमेरिकल से एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो 7a³ + 56b³। 7 किसका क्यूब है सर? किसी का तो नहीं है। 56 किसका क्यूब है? ये भी किसी का नहीं है। तो वापस देखो यहाँ पर वही कि सर मेरे को पहले कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या, एक 7 अगर कॉमन ले लूँ मैं, देखो अंदर रहेगा a³ + 8b³। तो सर पहला टाइम तो कॉमन लेना पड़ेगा हमको, बार बार बोल रहा हूँ कॉमन लेना पड़ेगा। इसके बाद भी देखो फॉर्मेट प्रॉपरली आया नहीं है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। फॉर्मेट तुम्हें दिख रहा है कि सर ये a³ है और 8 का b³ का है, तो मेरे को तो मिल गया, अभी बैठा देंगे 8 को लेके और a को लेके। ऐसा नहीं है। तुमको हमेशा ये याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। जब भी तुम्हें ऐसा मैथ दिया रहेगा, तुम ब्रैकेट दे के पहले लिखोगे ये किसका क्यूब है। ये सर a का होल क्यूब है, और 8 किसका क्यूब है? 2b का होल क्यूब है। तो फॉर्मूला 2 को लेके होगा, ना कि 8 को लेके। ये बहुत गलती होता है बच्चों से, बहुत। हड़बड़ा के देख ले कि सर यहाँ पर तो 8 क्यूब है, a क्यूब है, यहाँ पर 8b³ है, तो 8 से पूरा फॉर्मूला बैठा देंगे। 8 से मैथ होगा ही नहीं। मैथ इज टोटली अबाउट 2। तुम्हें पहले ये देखना पड़ेगा वो किसका परफेक्ट क्यूब है, उसके बाद जिसका परफेक्ट क्यूब है मैथ उसको लेके है, ना कि इस 8 को लेके। तो अभी बाहर 7 रहा, अभी तो फॉर्मेट मेरा बन गया a³ + b³ का। फॉर्मूला क्या होता है? यही वाला। इसे 2 ब्रैकेट लगा देते हैं, एक छोटा सा एक लंबा सा। छोटा में क्या होगा, जस्ट क्वेश्चन जो है वही लिख देंगे पावर छोड़ के, मतलब a + 2b प्लस में है बोल के। फिर a² और b² बैठाएंगे। a² मतलब 1i² हो जाएगा, और b² मतलब 4b² होगा पक्का, है ना, प्लस, क्योंकि 2b का स्क्वायर 4b² आता है। और बीच में क्वेश्चन का ऑपोजिट साइन, क्वेश्चन मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस बैठ जाएगा, और इन दोनों का पावर के बिना मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ पर a³ + b³ का यहाँ पर क्या बना, बीच में a और b सिर्फ इंटू हो गया, यहाँ पर भी सिर्फ क्वेश्चन का ये और ये इंटू हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2ab। बस यही आंसर है, हो गया हमारा आंसर, इतना सा है। तो कॉमन लेना है, कॉमन लेके फिर ब्रेक करके देखना है कि किसका परफेक्ट क्यूब है सर, और उसको लेके न्यूमेरिकल करना है। जिसका परफेक्ट क्यूब उसको न्यूमेरिकल, यहाँ पर जो नंबर है उसको मत बढ़ा देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और एक मैथ देखते हैं। देखो देखो यहाँ पर भी हमको क्लियर दिख रहा है कि 3 तो किसी का परफेक्ट क्यूब है नहीं, 81 भी नहीं है, तो कॉमन जाएगा यहाँ से पक्का। तो पहले कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे? 3 कॉमन लेते हैं, और a भी तो कॉमन जाएगा। यहाँ पर a⁴, a⁴, तो a⁴ कॉमन जाएगा, छोटा वाला पावर कॉमन जाता है। यहाँ पर b है, b⁴ है, तो b कॉमन जाएगा। तो अंदर क्या रहेगा सर? देखो यहाँ पर 3 बाहर निकल गया। a⁴ से अगर 4 निकल गया, मतलब यहाँ पर 3 गो a पड़ा रहेगा। b तो बाहर निकल चुका है। माइनस 81 से 3 चला गया, मतलब 27 रहेगा। डिवाइड करना, a⁴ से a⁴ ही बाहर चला गया, और b⁴ से एक b बाहर गया, तो 3 गो b अंदर रहेगा। देखो अभी ये परफेक्ट क्यूब का फॉर्मेट बन गया, लेकिन वापस वही चीज़, किसका क्यूब है उसको तुम्हें पहले देखना है। बाहर का नंबर तो एज यूजुअल रह गया। यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिखो कि सर ये a का क्यूब है, माइनस ये 3b का क्यूब है। तो अभी 3 को लेके मैथ होगा, ना कि 27 को लेके। अभी a³ - b³ का फॉर्मूला क्या था, वही हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको बाहर लिखने दो, और 2 एक छोटा ब्रैकेट एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में क्या करेंगे, क्वेश्चन को ही विदाउट पावर लिख देंगे, इंक्लूडिंग द साइन ऑफ द क्वेश्चन। फिर a² + b² शुरू में और लास्ट में। a² क्या है? सिर्फ a²। b² मतलब इस पूरे का स्क्वायर, मतलब 9b² होगा प्लस में। बीच में क्या होता है, क्वेश्चन का ऑपोजिट साइन, मतलब क्वेश्चन में माइनस है बोल के यहाँ पर प्लस, और बीच में फिर यहाँ पर गैप में क्या बैठेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 3 के साथ a और b, बस यही आंसर हो गया, डन। बस ऐसे तुमको देखने, बार बार बोल रहा हूँ कहाँ गलती होता है, ये वाला टर्म ध्यान से देखना, कॉमन जा रहा है कि नहीं ध्यान से देखना। ओके, अच्छा, और एक टाइप का न्यूमेरिकल जो काफ़ी बार इस टॉपिक के अंदर आता है, वो कुछ ऐसा है। ऐसा तुम बोलोगे सर ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, 4 टर्म है यहाँ पर, कोई कॉमन भी नहीं जा रहा है चारों से, कुछ हो भी नहीं रहा है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये मैथ ट्रिकी है, ये एक स्पेशल मैथ है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, मैथ ओलंपियाड में भी आता है ऐसे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला से। कैसा आता है? देखो ये टॉपिक ना थोड़ा प्रीवियस टॉपिक जो मैंने बोला a + b का होल क्यूब, वहाँ से भी बिलोंग करता है। कैसे? मैं ना क्या करूँगा, पहले इन 3 टर्म को ध्यान से देखो तुम। इसमें ना हमको एक हिडन ट्रिक मिलेगा कि ये a³ - 3a² + 3ab² और b³ वाला पार्ट मिसिंग है। मतलब अगर मैं लिखूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर x³ लिख रहा हूँ, मतलब मेरा पहला टर्म x है, लास्ट टर्म मुझे नहीं पता क्या है। एक काम करते हैं, ये जो x³ है, ये a³ पकड़ लेते हैं इसको हम लोग, फिर 3a² × 1 करते हैं। यहाँ पर कोई टर्म हमारे पास है नहीं, वो देखेंगे बाद में तो कैसे कंप्लीट हो जाएगा मैथ। फिर 3 × x × 1 का स्क्वायर। इस हिसाब के मुताबिक यहाँ पर सर -1 होना चाहिए था, हालांकि क्वेश्चन में है नहीं, क्वेश्चन में +7 है,
तो उसको भी लिख देते हैं +7। और यहाँ पर हम लोगों ने ये -1 तो खुद से लाया, क्योंकि इसको मुझे ये पहले 3 टर्म को मुझे इसको इंक्लूड करके फॉर्मूला बनाना था, इसलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो सीखे थे हम लोग क्लास 8 में, उसके मुताबिक हो रहा है ये, कंप्लीटिंग द क्यूब है एक्चुअली। तो यहाँ पर मुझे बैलेंस करने के लिए और एक 1 देना पड़ेगा। तो पहले 4 टर्म को मिलकर ये x - 1 का होल क्यूब बन गया। और वहाँ पर क्या बना देखो तो 8 पड़ा रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि सर x - 1 का होल क्यूब और ये 2 का होल क्यूब है ना। अभी देखो वापस a क्यूब - b क्यूब का फार्मूला आ गया। तो क्या होता है सर, 2 ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बाइनोमियल है बोल के। क्या होता है, पहले वाला में होगा a + b, फिर यहाँ पर क्या होता है a², लास्ट में होता है b², और बीच में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पर साइन गलत हो गया, माइनस होगा, क्वेश्चन का साइन होगा ऑपोजिट बैठता है यहाँ पर। फिर इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख देते हैं जो होता है हमारे पास यहाँ पर x + 1 हो जाएगा ये वाला, और ये तो वापस फॉर्मूला टूटेगा, a - b का होल स्क्वायर मतलब a² - 2ab + b², माइनस इधर आता है 2 इंटू, अच्छा ब्रैकेट कर देंगे 2x, फिर -+2, फिर +4। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाकी तो एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, आई होप तुम खुद से भी कर पाओगे ये वाला, मैं जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर रहेगा सर x² -2x हो जाएगा -4x, और इधर 1 + 2 + 4 7। बस यही आंसर, ऐसे न्यूमेरिकल करना पड़ता है हम लोग को। अभी इसके अंदर तुम्हें अगर अभी फिलहाल ये वाला पार्ट समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं डरने का, वो डरो मत, इसको बाद में करते करते प्रैक्टिस करते करते खुद से जब पढ़ोगे आगे बढ़ोगे जब, तब हो जाएगा, समझ में आ जाएगा इजी है। इन सब क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन मेजरली हम लोग क्वेश्चन में लाइक एग्जाम में फेस करना पड़ता है, वो सब स्पेशल केसेस है, हम लोग उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये सब बेसिक एक 1 शॉट है, जब पर हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं, जो ओलंपियाड में आता है, वो सब भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी ये टॉपिक के अंदर जो हमारा क्यूबिक का अगर मैं टेबल दिखाऊं, क्यूबिक में हमारा जो 3 टॉपिक था वो 2 टॉपिक हमारा हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अभी आते हैं इसमें, ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसके अंदर भी 2 तरह के न्यूमेरिकल है। 2 तरह के न्यूमेरिकल मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन दोनों है, दिखा रहे हैं देखो दोनों। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, मैं यहीं पर फॉर्मूला दिखा देता हूँ इसका। a³ + b³ + c³ का फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि इसमें भी हम लोग जैसे 2 ब्रैकेट यूज़ करेंगे, एक छोटा ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है। और लिखना क्या है, कैसे लिखना है, देखो बहुत ईजी है। पहले ना ये a³ + b³ + c³, तो इनका क्यूब छोड़ के पहले प्लस में ही यहाँ पर लिख दो, पहले ब्रैकेट में a + b + c, फिर उन्हीं तीनों को स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दो a² + b² + c², फिर पेयर बना के लिख दो माइनस में। देखो मतलब कैसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर 2 3 कुछ नहीं आएगा, मतलब पहले तो हम लोगों ने a + b + c एक करा, फिर a² + b² + c² करा, उसी के साथ माइनस कर दो ab, मतलब पहला और दूसरा का मल्टीप्लाई, फिर bc, फिर ca, बस हो गया फॉर्मूला, इतना सही है। अभी दूसरा टाइप का मैथ क्या है, मतलब एक ही टाइप का मैथ तुमको बोला जाएगा यहाँ से यहाँ लाने के लिए। दूसरा टाइप का मैथ कुछ ऐसा है जो एक स्पेशल केस है इसके अंदर, वो फैक्टराइजेशन है। तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड ही है, समथिंग इनटू समथिंग नहीं है ना, ऑलरेडी फैक्टराइज्ड ही है। तो इसका पहले मैथ देखते हैं, फिर आते हैं स्पेशल टाइप का जो बोले लास्ट वाला, वो वाला करना है। ऐसा एक मैथ दिया हुआ, सपोज 125a³ + b³ + 64c³ - 6abc। आई होप इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है कि सर क्यूब 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 फिर abc कराएगा कुछ माइनस में, तो ये उसी फॉर्मूला से मैथ होगा। कैसे करेंगे, पहले मैं जैसे बोलता था कि हमेशा इसका देखो किसका क्यूब है, ये 5a का होल क्यूब है, ये b का होल क्यूब है, ये 4c का होल क्यूब है। उसी मुताबिक इसको देखो ही मत, मैं तुमको पहले ही बोला था कि ऐसे स्ट्रक्चर में क्या करना होता है, -3 इंटू इन तीनों को जस्ट इंटू करके लिख दो, 5a इंटू b इंटू 4c, देखो घूम के यही आएगा 60 आएगा। फिर क्या करना है, फिर फॉर्मेट क्या बोला था हम लोग, एक ब्रैकेट छोटा सा, एक ब्रैकेट बड़ा वाला। पहले ब्रैकेट में क्या करेंगे, इन्हीं तीनों को प्लस में लिख देंगे, 5a + b + 4c, और फिर क्या करेंगे, a² b² c² प्लस में, मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा 25, a² + b का स्क्वायर तो b² ही होता है, प्लस 4c का स्क्वायर आएगा 16c², -ab - bc - ca, -ab मतलब फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करो पहले, तो क्या आएगा 5ab आएगा, माइनस सेकंड थर्ड को मतलब 4bc आएगा, माइनस फर्स्ट और थर्ड को मतलब 20ac। बस हो गया यही आंसर, इतना सिंपल सा आंसर, इतना सिंपल सा ही करना है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। अभी अगर इसमें कोई टर्म में तुमको नेगेटिव दिख गया तो साइन का डिफरेंस कैसे आ सकता है वो भी एक दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर तो सिर्फ पहला 3 टर्म प्लस में और लास्ट टर्म नेगेटिव में होना चाहिए, रहने दो। तुमको 3 क्यूब और abc दिख रहे हैं ना, मतलब इसी फॉर्मूला का मैथ है। कैसे करोगे इसको, ये किसका क्यूब है, देखो ये सर 3a का क्यूब है, प्लस ये किसका क्यूब है, जहां पर तुमको माइनस साइन दिख रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, -b का होल क्यूब है सर, बस इतना सा करना है। 8c किसका क्यूब है, 2c का क्यूब है, फिर यहाँ पर तो माइनस ही होना चाहिए था, माइनस में ही लिखते हैं, इसको देखो ही मत, बोलो था इसमें भी ऐसा ही किया था, 3 इंटू चुपचाप इन 3 टर्म को लिख दो, जहाँ पर माइनस है उसको ब्रैकेट में रख के, बस देखो घूम के मल्टीप्लाई करके जो यही आएगा, है ना। फिर वापस वही सेम स्टेप, क्या सर, एक ब्रैकेट छोटा एक ब्रैकेट बड़ा,
पहले क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस में लिख देंगे, 3a प्लस b नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस b हो जाएगा, प्लस 2c हो जाएगा एज यूजुअल। अभी जब स्क्वायर करेंगे तब क्या करेगा, 3a का स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर होगा सर, माइनस b का स्क्वायर तो प्लस b स्क्वायर ही होता है, प्लस ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, राइट। फिर क्या होता है, फर्स्ट सेकंड का मल्टीप्लाई माइनस ऑफ फर्स्ट सेकंड का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू माइनस बी मतलब माइनस 3ab, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab। समझे क्या हुआ, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मूला में ही माइनस होता है और बी के अंदर और एक माइनस है, तो ये माइनस के साथ जब फॉर्मूला का माइनस बैठेगा तो प्लस बन जाएगा, सिंपल सा बात है। फिर दिस इंटू दिस, ये भी प्लस हो जाएगा, 2bc हो जाएगा, और लास्ट में माइनस फर्स्ट और लास्ट मतलब 6ac हो जाएगा, बस हो गया। साइन जस्ट वैसे बैठाना है और कुछ नहीं करना है। आई होप ये वाला समझ गए। अभी आते हैं इसका स्पेशल केस में, ये इतना सही है, इतना सही क्वेश्चन है। इसका एक स्पेशल एक ही केस है जो इसका सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है, वो कैसे करना है देखो ध्यान से। मैं पहले फॉर्मूला में उसका मतलब दिखा दूं, यहाँ पर क्या करने मतलब वो वाला क्या स्पेशलिटी उसके अंदर, स्पेशल मैथ है क्या। तुम अगर देखो इस एक्सप्रेशन में जो दो आया लाइक फैक्टर्स, दिस इनटू दिस आया ना, तो सपोज कोई मैथ में अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, सोचो देखो कोई मैथ में अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, मतलब ये देखो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो जीरो इनटू ये पूरा चीज़ तो जीरो ही हो जाएगा, मतलब तब इसका पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तब मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये हुआ देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc एंटायरली विल बी इक्वल टू जीरो, है ना, क्योंकि ये तो पूरा एक्सप्रेशन तब जीरो हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ उस टाइप के न्यूमेरिकल में जहां पर ये कंडीशन फुलफिल होगा, जरूरी नहीं सब जगह होगा, नहीं भी हो सकता है, तो ये सब मैथ देखो वैसा नहीं है जहां पर जीरो आ रहा है। तुम अगर 5a प्लस बी प्लस 4c करो, वो 5a प्लस बी प्लस 4c रहेगा, जीरो तो नहीं आ रहा है, एक्जैक्टली जीरो आएगा वहां पर ऐसे न्यूमेरिकल में, दिखा रहे हैं उसका भी एग्जाम्पल। तो वैसे न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc को उधर भेज के उसको प्लस 3abc कर देते हैं, मतलब तब फॉर्मूला ये बन जाता है कि सर अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हुआ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या आता है, 3abc आता है। ठीक है, ये याद रख लो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक मैथ, देखो बोलेगा फाइंड विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो तुम क्या करोगे, देखो पहले तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है कि सर ये पहले वाले मैथ से डिफरेंस कैसे है। यहाँ पर जब भी तुम्हें ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब रहता था उसके साथ एबीसी भी एक टर्म रहता था, तो ये एक हिंट है। अगर तुम्हें कहीं पर एबीसी का टर्म मिसिंग दिख रहा है ना, मतलब पक्का इसमें ए प्लस बी प्लस सी समहाउ जीरो जरूर आएगा। तो जहाँ पर भी तुम्हें 3 क्यूब दिख रहा है और 3abc नहीं दिख रहा है, मतलब ये तुमको निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन करूँ और इसको मैं लिखूँ कि हेयर अगर एबीसी टर्म में ही लिखूँ यार, ए का ए मतलब कितना है यहाँ पर -12, बी कितना है 7, सी कितना है 5, तो ए प्लस बी प्लस -12, देखो माइनस साइन को इंक्लूड करना पड़ेगा तुमको। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, -12 प्लस 7 प्लस 5, मतलब देखो जीरो आ रहा है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग ऐसे लिखेंगे उसके बाद, वी नो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होता है, कब, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर सेटिस्फाई तो हो रहा है सर, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि देयरफॉर इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब इक्वल टू डायरेक्टली कितना होगा, तो मैं ऐसे लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिखो, सेकंड में ये लाइन लिखो, फिर ये लिखना है, क्या लिखना है, -12 का क्यूब प्लस इसका, ऐसे क्यूब लिख के क्या कर देना है, जस्ट डायरेक्टली कर दो 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, बस इतना सा मल्टीप्लाई करके लिख दो जो आंसर आएगा। समझो कैसे, जहाँ पर भी तुम्हें 3abc मिसिंग है वहाँ पर तुम पहले abc को लिखो लेबल करके, फिर दिखाओ कि abc जीरो है, मतलब a प्लस बी प्लस सी जीरो है, और फिर ये लिख दो कि हम लोगों को पता है कि सर a प्लस बी प्लस सी जीरो होने से हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या करना है, बस इसमें अप्लाई कर दो ये वाला टॉपिक, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 5 12 60 21 260 -1260 आएगा, बस यही आंसर है। यहाँ पर विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग मतलब तुम्हें 12 का क्यूब डायरेक्टली करना नहीं है, 7 का क्यूब करना नहीं है, 5 का क्यूब करके ऐसे नहीं करना, हमें जस्ट डायरेक्टली चेक करना है कि ये प्रेजेंट है कि नहीं 3abc। अगर नहीं है तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाला मैथ होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में ए प्लस बी प्लस सी देखना जीरो आ रहा है, वहाँ पर 3abc बैठा दो बस। तो ये हो गया इस टोटल इंटायर चैप्टर का एक ओवरव्यू, इसके अंदर क्या क्या आएगा टोटल एक वन शॉट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। काफ़ी लेंदी वीडियो है क्योंकि हम लोगों ने हर एक डेटा को डिस्क्राइब किया और एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस किए, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे, उसके स्पेशल केसेस हम लोग, और जो एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स इसके अंदर से आना पॉसिबल है उस हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है ताकि तुम्हारा बेस थोड़ा इसमें स्ट्रांग हो जाए। जो टॉपिक तुम्हारा शायद समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इस वीडियो के बाद शायद वो थोड़ा तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। आई होप दैट उसी अप्रोच से हम लोगों ने ये वीडियो बनाया। तो शुरू से एक बार रैप अप कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने
पॉलिनोमियल क्या है देखा, उसका डिग्री देखा, मोनोमियल टर्म्स देखे, मोनोमियल मतलब टर्म वाइज डिविजन्स देखे उसके, फिर वेरिएबल्स के टर्म्स देखे कि वेरिएबल अगर एक वेरिएबल का हो सकता है, 2 वेरिएबल का हो सकता है, ये सब डिस्कस किया हम लोग। फिर हम लोगों ने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देखा, फिर हम लोगों ने थियोरम्स देखा, डिग्री के साथ जीरो का रिलेशन देखा, फिर हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उसके न्यूमेरिकल्स, फिर फैक्टराइजेशन के सारे टॉपिक्स देखे। और ये टोटल एक चैप्टर का ओवरव्यू हो गया, फैक्टर पॉलिनोमियल चैप्टर का। क्लास 9 मैथ का चैप्टर 2 जो है काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी वैरायटी ऑफ मैथ है इसमें, और जो एडवांस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग उसको अलग वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।